प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। देखो जनता, चैप्टर 2 पे मैं डायरेक्ट आता हूँ। अभी तुम लोग बोलेंगे सर चैप्टर 1 क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी भिंगी दे रहे थे, चैप्टर 1 कहाँ चले गया। तो याद रखो चैप्टर 1 तो मैं अभी झटके में पढ़ा देता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुमको चैप्टर 1 समझता नहीं। रीज़न क्योंकि चैप्टर 2 इसके लिए आना जरूरी है। बेसिक क्या होता है पहले इसमें तुम लोग को समझते। चैप्टर 1 में क्या हिस्ट्री क्या है, फ्लो चार्ट क्या, एल्गोरिथम क्या, उसको बाद में समझ लेंगे, पहले ये समझ लो, उसके बाद उसको मैं समझा दूंगा। तो चैप्टर 2 देखो क्या हो रहा है, सी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अभी यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझती है। कोई अगर पूछे भाई कंप्यूटर को क्या समझता है, तो याद रखना कंप्यूटर को बोलना भाई बाइनरी लैंग्वेज समझती है। कौन सी लैंग्वेज समझती है, बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही डिजिट होती है। जैसा अगर मान लो आप इंग्लिश भाषा बात कर रहे हो तो ए से लेके जेड तक पूरा 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1। ये क्या करता है, जितना भी हम लोग लिखते हैं वो सबको कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करता है। पहले तो चीज़ समझ लो। अभी तुम लोग बोलेंगे सर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर मान लो मैंने 24 लिखा हूँ तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखो मैंने एक अच्छा सा प्लेलिस्ट बना के रखा है, 4 वीडियो, इसके अंदर नंबर सिस्टम नाम है। उसके अंदर आप चले जाना, उसके अंदर आपको सारा कन्वर्जन मिल जाएगा। बाइनरी, ऑक्टल भी होता है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, सारा समय उसमें डाल के रखा हूँ। ठीक है, तो कन्वर्जन आप लोग वहाँ सीख सकते हो। तो अभी तुम शॉर्ट में समझ लो कि कंप्यूटर को भाई बाइनरी भाषा समझती है। अगर मैं कुछ भी कंप्यूटर में लिखूंगा तो मैं तो लिखूंगा अपने इंग्लिश भाषा में। तो जो मैं इंग्लिश भाषा में लिखूंगा उसको मैं बोलूँगा सोर्स कोड। सोर्स कोड समझ में आया। जैसे मैंने कुछ भी कंप्यूटर में अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास स्टार्ट करूँगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा, सोर्स कोड बोलूँगा। और अगर जो कंप्यूटर को समझती है, कंप्यूटर को क्या समझेगी, यहाँ पे बाइनरी कोड ना, बाइनरी लैंग्वेज समझेगी, तो इसको यहाँ पे लिखूँगा डॉट ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तुम लोग को स्क्रीन पे समझा देता हूँ। देखो क्या होता है सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, जैसे एक सीक्वेंस बनता है प्रोग्राम के लिए, तुमको मैं देखो ये समझाता हूँ क्या होता है। तो मंडली देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, सीक्वेंशनल करके था, सीक्वेंशनल क्रिएशन ऑफ ए सी प्रोग्राम। इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये कि अगर तुमको कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, स्टार्ट करना है, तो तुम क्या क्या तरीके, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। तो इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी ये अपने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द सीक्वेंशनल क्रिएशन ऑफ ए सी प्रोग्राम। ये तो ऐसा आ जाएगा कि एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम, या तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन टाइप में आएंगे। तो समझो तुमको आंसर इसका यही लिखना है। तो बहुत ही एकदम सिंपल वे में तुमको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 तुम्हारा बताता है एडिटर। एडिटर मतलब तुम लिखते कहाँ हो अपने कोड को। तो मैं लिखूँगा टर्बो सी या देव C++। ठीक है, तो ऐसा जो भी सॉफ्टवेयर में हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं एडिटर, क्रिएट। ठीक है, समझ में आ गया। HTML वगैरह हम लोग करते, देखो भी हम लोग HTML को भी नोटपैड में करते हैं, नोटपैड भी एक एडिटर है, समझे। वैसे ही यहाँ पे टर्बो सी और देव C++ एक सॉफ्टवेयर है, बट लिखने का काम करते हैं, इनपुट देता हम लोग को, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटर। दूसरा वाला क्या आ जाता है मालूम है, दूसरा स्टेप प्री प्रोसेसिंग। एक मिनट, दूसरा स्टेप आ जाता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या हो जाता है, यहाँ पे तुमको हेडर फाइल्स मिलते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये हेडर फाइल्स क्या आ गया, पहली बार सुन रहे हैं। तो याद रखो ये हेडर फाइल्स वगैरह तुमको अभी डायरेक्ट समझेगा नहीं। आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद रिटर्न से इसमें आ जाना ये आंसर के ऊपर। अभी तुम्हारे लेसन में था करके मैं स्टार्ट में समझा दिया था। तो हेडर फाइल्स जितने भी तुम लोग लिखते हो ये सारे ना .i एक्सटेंशन में जाके सेव हो जाते हैं, मतलब .i एक्सटेंशन में जाके चेंज हो जाते हैं। तो हेडर फाइल्स बेसिकली एक चीज़ बता देता हूँ, ये समझो तुम्हारे एक स्टोरेज का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो जितना भी है ना हेडर फाइल्स किस में चले जाता है, .i एक्सटेंशन में जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी 2 स्टेप तुम्हारे को बहुत सिंपल थे, एक में एडिटर हो रहा है और एक में प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग किसका, हेडर फाइल का। तीसरा होता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन कोई अगर पूछे कि भाई ये कंपाइलेशन वर्ड होता क्या है, तो याद साफ साफ मैं बता देता हूँ। कंपाइलेशन मतलब अपनी गलतियाँ ढूंढना। अगर मैं ऐसा आम भाषा में बोलूँ तो कंपाइलेशन मतलब अपनी गलतियाँ ढूंढना। तो यहाँ पे जो चीज़ होती है ये कंपाइलेशन क्या करता है मालूम है, जो तुम्हारा सी कोड है ना, सी कोड मतलब जो तुम लोग लिखते हो हैश इंक्लूड, जो तुम्हारा हेडर फाइल वगैरह सारा चीज़ होता है, उसको ये क्या कर देता है मालूम है, चेंज कर देता है। कौन से भाषा में चेंज करता है, .asm, डॉट असेंबली। ASM का फुल फॉर्म क्या है, डॉट असेंबली भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखो बच्चों, कंपाइलेशन एक अलग चीज़ हो जाती है प्रोग्राम तहत के हिसाब से, और ये जो स्टेप में कंपाइलेशन है इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है, एक जगह से दूसरी जगह में चेंज हो जाना। समझ में आया। डॉट एक्सटेंशन, जैसा अगर मैं कोई भी सी प्रोग्राम लिखता हूँ तो उसका डॉट एक्सटेंशन क्या होता है मालूम है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना PDF को .pdf, अगर डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक फाइल, तो ऐसा इसका एक्सटेंशन सी है, सी प्रोग्रामिंग का। तो ये वही बता रहा है कि भाई अगर तुम लोग जैसी जो भी सी लैंग्वेज कोड लिखोगे ना,
मैं इसको .asm में कर दूंगा। ASM मतलब असेंबली लैंग्वेज। तो इन शॉर्ट हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो भी कंप्यूटर की भाषा में कोड रहता है वो सब पूरा कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम जो इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, कंप्यूटर उसको अपने तरीके के अपनी भाषा में एडजस्ट कर लेता है। और जो फोर्थ स्टेप है ना असेंबलिंग, वो क्या करता है, .asm को क्या करता है .obj में कन्वर्ट कर देता है। इतना ही था तुम्हारा। तो जनता देखो, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम लोग पूरा सीक्वेंस समझ गए कि कैसे एक प्रोग्राम बनता है। मतलब कोई भी अगर प्रोग्राम आता है तो फिर एक स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो मैं 6 स्टेप समझा दिया हूँ। अब इसके बाद देखो ध्यान देते, चलो आगे डायरेक्ट जंप मारते सीधा प्रोग्रामिंग में। अगर कोई छोटा बच्चा है, मैं उसको कुछ ऑर्डर दूंगा, बोलूँगा भाई एक काम कर पानी लेके आ। समझ में आया? मैंने उसको क्या बोला, पानी लेके आ। समझ में आया? मतलब मैं उसको एक बार एक कमेंट मारा, मतलब मैंने उसको कुछ बोला, ऑर्डर दिया, तभी जाके उसने काम किया ना। तो ऐसे अगर हमको कुछ यहाँ पे प्रिंट कराना है, मतलब हम चाहते हैं कंप्यूटर कुछ काम करे, तो हमको सी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें प्रिंट कराना पड़ेगा। अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा मान के चलो आप मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में देखो लाल लाइन लिख के आ रहा है नेक्स्ट स्टेशन, ऐसा करके। आप रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन में देखो लाल कलर की एक बड़ी सी टीवी रहती है, वहाँ पे आपको नंबर्स दिखते हैं। आप कैलकुलेटर चला रहे हो मोबाइल में जो नॉर्मली कैलसी आप चला रहे हो, तो जितना भी सारा है सब लिखा हुआ है कोडिंग से। और ज़्यादातर लैंग्वेजेस जो पुरानी जो होती थी उसमें से सी लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी गई थी। समझ में आया? सी लैंग्वेज का आपको मैं इंट्रोडक्शन में आगे बता दूंगा सारी चीज़ें। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज में जितना भी मैं टॉपिक कवर करूँगा सब इसी के रिलेटेड रहेगा कि भाई सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता है। क्लियर है? तो सी लैंग्वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं कंप्यूटर को कुछ बोलता हूँ, अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं हेलो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हेलो। तो मैं ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा हेलो लिख दूंगा मेरे एडिटर में। एडिटर क्या है, टर्बो सी या देव C++। तो 2 स्क्रीन होती है सबसे पहले कंप्यूटर में, समझ के चलो। 2 स्क्रीन कौन सी होती है कंप्यूटर में, एक होती है इनपुट स्क्रीन। कंप्यूटर में कौन सी 2 स्क्रीन होती है, एक होती है इनपुट स्क्रीन, दूसरी कौन सी होती है, आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन 2 स्क्रीन होती है। अब यहाँ पर याद रखो, मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखूँ हेलो, तो यहाँ पे हेलो लिख के आना चाहिए। मैं यहाँ लिखूँ हाय, यहाँ पे हाय लिख के आना चाहिए। मतलब जो भी चेंजेस होगा इनपुट में मैं करूँगा, आउटपुट में मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, मुझे उसका आंसर मिलेगा। तो जितना भी मैं कोड लिखूंगा, मैं कहाँ पर लिखूंगा, इनपुट स्क्रीन पे। तो इसका मैं बताया था, इनपुट स्क्रीन मतलब तुम्हारा एडिटर लगेगा। एडिटर क्या लगेगा मेरे को, टर्बो सी या देव C++। और भी बाकी कंपाइलर है, तुम लोग कर सकते हो। बट ये 2 से हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में सब लगता है। तो यूनिवर्सिटी वगैरह तो टर्बो सी पे कराती है, तो हम लोग देव C++ का टर्बो सी कर लेंगे। देव C++ इसलिए कि देव C++ बहुत आसान हो जाता है मुझे वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करने के लिए। और टर्बो सी में कैसा बार बार अंदर बाहर करेंगे आपको, फिर वो स्क्रीन छोटा हो जाएगा, फिर ये सब बहुत मगजमारी हो जाती है। इसके लिए मैं इस पर स्टार्ट किया हूँ। तो देव C++ टर्बो सी में कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत अपडेट है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखो, इनपुट में मतलब हम लोग जितना भी कोड लिखेंगे सारा कहाँ पर लिखेंगे, इनपुट में लिखेंगे। उसका आंसर किधर मिलेगा, मुझे आउटपुट में मिलेगा। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन पेपर तुमको आया है, तुम क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, उसका आंसर उतार रहे हो। तो इनपुट तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, अपना आंसर शीट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आंसर पेपर है। बात समझ में? इनपुट और ये आंसर शीट तुम्हारा आउटपुट हो जाता है। ठीक है? इसको रब करके मैं बताता हूँ कैसा हम लोग लिखते कोड, कैसा नहीं लिखते, सारा समझ में आ जाएगा। तो जनता देखो, अभी कोई भी चीज़ मुझे करना है तो मैं कंप्यूटर को कुछ भी ऑर्डर दूंगा, तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा मालूम है, यहाँ पे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट करो, और एफ का मतलब होता है फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है प्रिंट एफ। इसको कैसे लिखने का, एक खोलने का, एक बंद करने का, और सेमीकोलन देने का। सेमीकोलन कंपलसरी। किसी ने बोला सर ये कहाँ से मैं याद करूँगा इतना, तो देखो लिखते लिखते याद हो जाएगा। अभी जब तुमको पता है कॉलेज जाना है, तो तुमको पता है स्कूल जाना है, तो तुमको चलते चलते रास्ता भी याद कर लेते हो। वैसे ही थोड़ा बहुत करते करते तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसके अंदर क्या लिखना है मालूम है, डबल कोट्स। क्या लिखना है, डबल कोट्स। मैंने लिखा सी पानी है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, सी पानी है, तो मजाक चल रहा है। तो याद रखो, मैं कभी भी मेरी प्रोग्रामिंग लाइन स्टार्ट करता हूँ कोई भी वीडियोस में, तो मैं इसको एकदम हलवा लेवल पे समझता हूँ। तो तुम लोग भी इसको समझ सकते हो एकदम आसान लेवल पे। तो तुम लोग यहाँ कोई भी कमेंट लिख सकते हो, जैसे गुड मॉर्निंग इंडिया, इंडिया इज़ द बेस्ट, या तो तुम अपना नाम प्रिंट कर सकते हो, या तो तुम गुड इवनिंग कर सकते हो। जो लिखना है वो लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी से, लेकिन मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, सी पानी है। और ये प्रिंट टाइप का फंडा क्या मालूम है, मैं अंदर जैसा लिखूंगा ना मुझे वैसे ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये मैं फंक्शन लिखा है, समझ में आएगा। मैं अगर यहाँ पे लिखा हूँ प्रिंट एफ, डबल कोट्स होना ज़रूरी है। मैंने लिखा हूँ CPANI, पानी, HAI, ऐसा लिखा हूँ। डॉट नहीं भी डालो चलेगा। तो PA ना मेरा आउटपुट में, ये इनपुट स्क्रीन में लिख रहा हूँ। कौन से स्क्रीन में लिख रहा हूँ मैं, इनपुट स्क्रीन में। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा मालूम है, सेम ऐसी कैपिटल में C आ जाएगा,
PA आ जाएगा, NI आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेवल के हिसाब से समझोगे, कभी तुमने ऐसा वर्ड लिखा नहीं अपने लाइफ में। हो सकता है पासवर्ड में लिखे हो, बट ऐसा कभी कहीं देखे हो क्या, एक 2 लेटर स्मॉल 2 लेटर कैपिटल, ऐसा नहीं। तो ये इग्नोर नहीं करता, ये बोलता नहीं भाई तू जैसा यहाँ पे लिख रहा है मैं वैसे ही प्रिंट करूँगा। जैसे अगर मैंने लिखा हूँ printf, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ C ... पानी ... है, ये तो कुछ भी और लिखता हूँ, समझ में आया। जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf में दुनिया अच्छी है, डबल कोट्स के अंदर, समझ में, दुनिया अच्छी है। तो ये क्या कर देगा, मतलब सेम ऐसी दुनिया अच्छी है प्रिंट कर देगा। तो बताने का मकसद क्या है, तो जैसा लिखोगे वैसा पाओगे। अब मान के चलो तुमने क्या लिखे यहाँ पे मालूम है, printf, डबल कोट्स खोले हो, ये बंद किए हो, डबल कोट्स बंद नहीं करे हो, तुम यहाँ पे कुछ भी लिख दो, हेलो। क्या मेरा डबल कोट्स बंद है? नहीं, डबल कोट्स मेरा बंद नहीं है ना, एक तो खुल गया, यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। तो ये क्या बोल देगा मालूम है भाई, एरर। क्या बोल देगा, एरर। तो याद रखो, एरर वर्ड जिंदगी में तुम्हारे जितने बार आएगा उतना तुम आगे बढ़ोगे। एरर वर्ड तुम्हारे लाइफ में आना चाहिए। भाई मैंने गलती किया, अब तुम्हारे सर क्या एरर कर रहे हो आप, तो याद रखो 3 से 4 साल अगर आपका जो NEP के हिसाब से जो आपकी स्टडीज़ है, यहाँ तुम एरर लेके आ जाओ। आपको प्रोग्रामिंग में, फ्यूचर में, कंपनी, इंडस्ट्री में कहीं भी तुमको एरर आना है नहीं चाहिए। तो यहाँ एरर आएगा, तुम्हारी इज्जत समझो बची है। कंपनी में एरर पे एरर लाओगे तो क्या फ़ायदा रहेगा। तो इसके लिए यहाँ इतना प्रैक्टिस कर लो ताकि तुमको एरर ना आवे। तो एरर होता है मतलब क्या है, लिखने का तरीका गलत है। प्रिंटफ बोलता है भाई तेरे को लिखना है कुछ भी अंदर चीज़, ब्रैकेट खोल बंद कर, अंदर क्या रख, डबल इन्वर्टेड रख। बात समझ में आ गई। तो हमको डबल इन्वर्टेड लिखना ज़रूरी है। क्लियर है। तो याद रखो जितना भी यहाँ पे हो रहा है सारा चीज़ जैसा लिखते हो तुम वैसे ही पाओगे। ये चीज़ मैं तुमको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। तो हेलो जनता, देखो मैं तुम लोगों को बता चुका था। अभी यहाँ पे मैं एक बेसिक सा ऐसा स्टार्ट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे कोड रन होता है कैसे नहीं, ये पूरे C लैंग्वेज के अंदर। तो याद रखो एक चीज़ तुम्हें बताना था, मैं जो बताया नहीं था, कि जो C लैंग्वेज में जो एडिटर होता है वो तुम्हारा एडिटर कौन होता है, टर्बो C या देव C++। टर्बो C मतलब पूरा का पूरा ब्लू स्क्रीन रहेगा तुमको इनपुट वाला, और आउटपुट वाला रहेगा ब्लैक स्क्रीन। ये ध्यान में रखना, आउटपुट देखने के लिए हमको क्या लगेगा, ब्लैक स्क्रीन लगेगा, और इनपुट के लिए हम लोग लगेगा ब्लू स्क्रीन। वो एक ही सॉफ्टवेयर में पूरा रहेगा। और देव C++ पूरा वाइट रहेगा, इसका आउटपुट आ जाता है ब्लैक स्क्रीन में। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, अगर मैं कहीं वाइट करूँ तो समझ लेना देव C++ हो रहा है, और कहीं ब्लू में हो तो समझ लेना टर्बो C सॉफ्टवेयर में है। तो दोनों प्रॉपर तुम लोग अच्छे से डाउनलोड करो और इसमें कोड करना स्टार्ट करो। तो टर्बो C, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है टर्बो C को लेकर, टर्बो C थोड़ा पुराना सॉफ्टवेयर है तो इसलिए थोड़ा बहुत तकलीफ देता था हम लोग को एडिटिंग वगैरह के लिए। जैसे अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ तो मुझे कैसा टर्बो C से बाहर आना विंडोज़ में, फिर रिटर्न टर्बो C में जाना, ये थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत देता था। तो इसके लिए मैंने टर्बो C को थोड़ा अवॉइड किया है, बट काम दोनों सेम करता है। आप लोग टर्बो C में कोड करो या देव C++ में करो, ये तो VB में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग जो यहाँ पे जो भी कोड करोगे ये थोड़ा बहुत देव C++ आसान कर देता है, बट टर्बो C थोड़ा बहुत मुझे कठिन हो जाता है कोड करने के लिए। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए देव C++, समझे। तो चलो इसको स्टार्ट करते देव C++। देखो ब्लू कलर का आइकॉन था, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और देव C++ में मैं एंट्री लेता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा कैसा लोगों का साबुन स्लो है तो वैसे अपना भी लैपटॉप स्लो है, थोड़ा बहुत इसको फास्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं देव C++। अभी देखो यहाँ पे जो पहले से बनी लाइन है, बनी बनाई, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, उसको अपन बाद में समझेंगे। अगर तुम लोग वो लाइन को समझने जाओगे तो जो तुम लोग अभी समझे हो वो भूल जाओगे। तो सबसे पहले तो क्या करने का, फाइल में जाके न्यू करने का, न्यू जाके न्यू सोर्स कोड जाने का। देखो अनटाइटल लिख के आया, दिख रहा है आप लोग को अनटाइटल, तो वहाँ पे अभी तुम लोग कोड लिखेंगे। अभी तुम लोग बोलेंगे सर ये क्या लाइन आ गई, तो ये सब तुम बाद में आगे चल के समझ जाओगे। मैं तुमको भरोसा दिला रहा हूँ, तुमको कंफर्म समझ में आ जाएगा। अभी तो तुम्हारा 17 से 18 मिनट ही हुआ है वीडियो का, आगे चल के तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग सीखे क्या थे वो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को उसको पूरा करना है। ठीक है। तो हमारा मेन मकसद, मिशन हमको भूलना नहीं है। तो मेन मकसद क्या था हमारा, printf था। तो printf के बारे में हम लोग सीखते। तो देखो मैं मेरी प्यारी लाइन लिखूँगा जो मुझे बहुत पसंद है। मेरी जो लाइन है, C पानी है। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता कुछ नहीं, ये मैं मेरे मज़े के लिए लिखता हूँ C पानी है करके, मुझे आसान लगता है इसके लिए। पानी के हिसाब मैं निगल सकता हूँ इसको, ऐसी वाली चीज़ है ये, समझ में आया। और जैसा स्विमिंग पूल होता है, समुंदर होता है, वैसा मैं उसमें एंजॉय कर सकता हूँ। इसको सेव कर लो डेस्कटॉप। अब यहाँ पे जहाँ पे तुमको सेव करना है वो सेव करो। और एक बात हाँ, तुम लोग कोई भी कमेंट डाल सकते हो। मैं C पानी लिखा हूँ
तुम लोग सी जहर है लिख दो, सी करियर है, सी फ्यूचर है, या तो हेलो वर्ल्ड, हेलो दुनिया, हेलो माय पेरेंट्स, हेलो मॉम डैड, जो लिखना हो लिखो यार, हेलो गर्लफ्रेंड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल एंड रन दोनों साथ में करने का। देखो लिख के आ गया सी पानी है, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन बता देता, काली स्क्रीन मतलब आउटपुट स्क्रीन। तो तुम जैसा प्रिंट एफ में लिखोगे वैसे ही पाओगे, मैंने बोर्ड में ऑलरेडी बता चुका था। तो जो वाइट बोर्ड में मैं बताया था वही यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो अभी मैं 3 डॉट पानी से पहले डाल देता हूँ, अभी देखो मेरे को वैसे ही शायद आ जाएगा सेम, शायद नहीं कन्फर्म ही आएगा, बट तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ। देखो 5 डॉट 3 डॉट 1 डॉट, कंपाइल एंड रन साथ में कर लो। देखो 5 डॉट 3 डॉट 1 डॉट, समझ में आया? तो ज़्यादा टाइम इसमें लगाऊंगा नहीं, बहुत ही आसान था, तुम लोग इसको समझ के लो। खाली इतना फंडा दिमाग में रखो, प्रिंट एफ के अंदर हम लोग जैसा लिखेंगे वैसा पाएंगे। अभी कचरे के समय लिखा बहुत सारे लेटर्स, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मुझे सेम मिलेगा, ठीक है? तो तुम लोग भी 1-2 बार ऐसा ट्राई करना। ऊपर नीचे क्या लिखा है उसको हम लोग बाद में समझेंगे। देखो आगे ना कचरे के ऐसा लाइन, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं इसको छोड़कर। तो अभी तुम लोग देखो प्रिंट एफ में जो लिख रहे हैं वैसे पा रहे हैं, प्रिंट एफ, अच्छा पी कैपिटल नहीं, सब स्मॉल। अभी तुम लोग बोलेंगे सर एक काम करो 2 + 2 लिखो, 2 + 2। अगर लॉजिकली देखो, मैं बोलूँगा भाई 2 और 2 कितना हो रहा है, तो बोल देगा 4। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन प्रिंटएफ क्या बोला, भाई देखो जैसा लिखना है वैसा लिख, मैं सेम प्रिंट करूँगा। तो आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, 2 + 2। 2 स्क्रीन होती है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो आउटपुट में क्या शो कर देगा, 2 + 2। लेकिन किसी ने जिद किया, कोई पापा की परी आई बोली कि सर मेरे को ना इसको ऐड करके दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ, ठीक है? मुझे ऐड करना है, मतलब मैं चाहता हूँ 2 + 2 मुझे आंसर 4 आवे, 2 + 2 मुझे टाइप होके नहीं आवे। तो मैं क्या करूँगा, देखो एकदम सिंपल है, 2 + 2 है तो 2 + 2, ठीक है? अभी मुझे कोई नंबर को शो करना है, जैसा मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे शो करना है। तो मुझे कोई भी आउटपुट में एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी नंबर वैल्यू को प्रिंट करना है। देखो अब ये नंबर नहीं रहा, अभी ये डबल कोट्स के अंदर आ गया, मतलब अभी ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट है, नॉर्मल तुम्हारा अल्फ़ाबेटिक वो है, ठीक है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, समझो ये तुम्हारा स्ट्रिंग वैल्यू। कौन सा वैल्यू बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड्स। अगर मैं चाहता हूँ ये नंबर को प्रिंट करूँ, मतलब आंसर मेरा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ना मुझे %d लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, डेसिमल। क्या हो जाता है इसका मतलब, डेसिमल। तो ये क्या करता है मालूम है, ये 2 और 2 को क्या बना देगा, 4 बना देगा। समझ में आया? अभी तुम लोग बोलेंगे सर डबल कोट्स के अंदर तो जैसा लिखेंगे वैसा मिलता है, तो फिर ये क्यों नहीं %d प्रिंट कर रहा है? तो इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। देखो %d ये पहले से सी लैंग्वेज में बना बनाया एक कंसेप्ट है। ये बोलता है भाई अगर कोई इंटीजर को जोड़ना है तो %d लिख दिया कर। मैं इंटीजर को यहाँ पे क्या कर दूंगा, जोड़ के दिखा दूंगा। फिर हम लोग बोलेंगे सर %d को ही प्रिंट करना है, तो जैसा भी %d, तो यहाँ पे इसको ही प्रिंट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 2 + 2। अगर मैं यहाँ से ये हटा दिया, जैसे अगर मैं 2 + 2 हटा दिया, सिर्फ मैंने ये %d लगाया, तो मुझे आउटपुट में ब्लैंक आएगा। ये बोलेगा भाई डेसिमल वैल्यू मुझे चाहिए। तो डेसिमल वैल्यू देने के लिए 2 + 2 ऐसा मैं लिखूंगा यहाँ पे। 2 + 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। बस अगर तुमको कुछ कैलकुलेशन दिखाना है नंबर में, तो यहाँ पे क्या लगा दो, %d लगा दो। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही सिंपल है, प्रेशर मत लेना। % इसके लिए यूज़ होता है कि जो भी अगर बाजू में नंबर्स है वो करना है, तो मैं यहाँ पे वो करूँगा, % लगा दूंगा। अभी किसी ने बोला सर एक काम करो, ऐसा नया इक्वेशन लो। मैंने लिया प्रिंट एफ, मैंने देखो %d लिया, मेरे को क्या प्रिंट करना है, 10 प्रिंट करना है, तो मैं क्या ले लूँगा, %d। अच्छा किसी ने बोला सर मुझे 20 भी प्रिंट करना है, तो कितना नंबर हो गया यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 नंबर 2 नंबर, तो %d कितना है, 1 है, तो ये 10 वाला, तो 20 के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे %d। समझ में आ गया? तो इसका भी प्रैक्टिकल मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, बहुत ही सिंपल है। देखो देख लेते। तो जनता पब्लिक यही सदमे में थी कि यार कैसा करे, जोड़ना तो कैसा जोड़े करके। तो याद रखो अभी ये तो मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा था, इसलिए मैं इंटरनेट ऑनलाइन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो 2 + 2 मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही वहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो कोलन डाला तो कोलन भी मिला। अभी यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन दिखाना है, तो याद रखो कैलकुलेशन दिखाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसा एग्जांपल ले लो, अभी मुझे अंदर क्या दिखना चाहिए, 2 + 2 दिख रहा था, 2 + 2 = 4 होना चाहिए। तो मैं राइट साइड में जो ब्लू कलर का हो गया है वो मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो रियल नंबर है, 2 और 2 4। और जो अंदर हरे कलर का है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो अब मुझे यहाँ पे ना d लिखना पड़ेगा। d मतलब डेसिमल। भाई मेरा 4 जाके कहाँ स्टोर होगा, d में स्टोर होगा। तो कुछ भी नंबर को दिखाने के लिए %d लगाना ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? कुछ भी नंबर लगाने के लिए %d लगाना ज़रूरी है। अभी मैंने 8DD ऐड लिखा हूँ, तो
तो इसका मतलब है वो सिर्फ सेम एज इट इज़ प्रिंट होगा। देखो ऐड सेम एज इट इज़ प्रिंट हो गया। और 25 और 2 ये तो नंबर हो गए। क्यों? ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है, ये डबल कोट्स के बाहर है। तो ये मेरा असल में कैलकुलेशन करते जा रहा है। तो देखो मैंने लिखा हूँ ऐड में 2 ऐसा बेसिक लिख दिया, 2 आया। मतलब अगर मैं % ही लगा रहा हूँ तो कोई भी एक वैल्यू मैं वहाँ पे शो कर सकता हूँ। देखो नंबर कोलन 2, नंबर इक्वल टू डाल सकते हो, कोलन नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। अभी एग्जांपल ले लो, मैंने क्या किया 2 से 3 ना % ही ले लेता हूँ। जैसे अभी एक % पे मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया। अभी एक % मैं ले लेता हूँ, बाजू में लिख दूंगा 3 लिख दूंगा अभी आगे, और एक % ले लिया। अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डाल देता हूँ। तो देखो मैंने कितना % लिया, 3% ले लिया। तो मैं 3 वैल्यू डाल देता हूँ 1, 2, 3। देखो 3 वैल्यू मतलब 3% डी। तो पहला जो डी है वो 1 को ले लेगा, मिडल वाला डी 2 के पास चले जाएगा, और ये जो लास्ट वाला डी है 3 को। तो नंबर कोलन 1, 2, 3 ऐसा तुम्हारा आउटपुट आएगा। तो बहुत अच्छे से बहुत समझा रहा हूँ, बहुत देख के ले लो अच्छे से। देखो 1, 2, 3। अभी वो नंबर का N0 मिट गया था तो उसका टेंशन मतलब स्क्रीन का इशू है, बाकी सब टकाटक चल रहा है। अभी देखो 2 हटा दिया मैंने, 2 आ गया। तो इसको प्रैक्टिस कर लो डार्लिंग लोग फटफट, ठीक है? ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को क्या होता है तुम्हारा प्रिंट एफ वगैरह। अभी किसी ने आया सर बोला नेता बन गया, किसी ने आया बोला सर मुझे ना प्रिंट एफ लिखाऊँ, मेरे को ऐसा लिखना है गुड मॉर्निंग ना, मॉर्निंग मेरे को बाजू में नीचे, मुझे मॉर्निंग नीचे आना चाहिए आउटपुट में। तो देखो मॉर्निंग, अभी प्रिंट एफ क्या बोलता है भाई जैसा लिखेगा वैसा पाएगा। तो मैंने क्या आउटपुट में क्या आ जाएगा इसका गुड मॉर्निंग, बाजू बाजू में आ जाएगा। तो नए लाइन के लिए क्या करने का, मेरे को मैं चाहता हूँ ना गुड पहले यहाँ पे लिखे और मॉर्निंग यहाँ पे आवे। तो क्या करूँ मैं, तो याद रखो इसके लिए एक फंडा आ जाता है एस्केप सीक्वेंस नाम का एक कंसेप्ट टॉपिक है, एस्केप सीक्वेंस। तो तुम्हारे हर बुक में मिलेगी एस्केप सीक्वेंस वाली टॉपिक। अगर कंप्यूटर बोलती है, अगर प्रिंट एफ बोलता है, सी लैंग्वेज बोलता है भाई तेरे को नए पेज पे जाना है, ये तो तेरे को न्यू लाइन पे जाना है, तो क्या लिख प्रिंट एफ। किसको नई लाइन में भेजना है, मॉर्निंग को भेजना है ना, तो पहले लिखने का गुड। अब मॉर्निंग को भेजना है, मॉर्निंग न्यू लाइन में जाना चाहिए, मॉर्निंग कहाँ जाना चाहिए, नए लाइन में जाना चाहिए। तो लिखने का /n, n मतलब न्यू लाइन, क्या लिखने का /n मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। बात समझ में आ गई। गुड मॉर्निंग लिखने से बीच में क्या लिख देंगे /n। तो ये क्या हो जाएगा, पहले गुड प्रिंट करेगा, बाद में क्या प्रिंट करेगा मॉर्निंग। किसी ने बोला कि सर 2 फिंगर स्पेस चाहिए, जैसा मैं लिखा गुड और लिखना मॉर्निंग, मुझे 2 फिंगर का स्पेस चाहिए, तो /t, तो /n/t, ये सारा तुम्हारा क्या है एस्केप सीक्वेंस में आता है। अभी किसी ने बोला सर मैं चाहता हूँ ना गुड मॉर्निंग को ना सर डबल कोट्स में लिखूँ, मतलब आउटपुट में मेरा ऐसा दिखना चाहिए डबल कोट्स। तो लिखो एकदम सिंपल है, प्रिंट एफ एस्केप सीक्वेंस लगेगा, तो डबल कोट्स तो ये पहले प्रिंट एफ वाला हो गया। प्रिंट एफ बोलता है ना सारा चीज़ किसके अंदर लिख, डबल कोट्स के अंदर, लेकिन मुझे आउटपुट्स में भी क्या चाहिए प्रिंट एफ चाहिए। तो लिखने का /डबल कोट्स गुड मॉर्निंग, यहाँ पे एंड में भी चाहिए हमको, तो डबल कोट्स /डबल कोट्स फिर से। तो ये क्या कर देगा यहाँ पे तुम्हारे को, गुड मॉर्निंग तो प्रिंट करेगा, ये बाहर का डबल कोट्स ये बाहर के डबल कोट को मैच करेगा, और ये /डबल कोट्स तो क्या कर देगा प्रिंट करेगा। मतलब अगर आपको डबल कोट्स हो गया, सिंगल कोट्स हो गया, इसको सिंगल कोट्स बोलते हैं। अगर इसमें तुमको गुड मॉर्निंग चाहिए तो क्या करो, यहाँ पे / लगा दो, यहाँ पे / लगा दो, और तुम्हारा ये डबल कोट्स तो ऐसा लगे रहेगा प्रिंट एफ का। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ, समझ प्रिंट एफ ब्रैकेट खुला डबल कोट्स, ये सारा चीज़ तुम्हारा क्या हो जाता है एस्केप सीक्वेंस में आता है। बात समझ में आ गई। तो इसका मैं तुमको अभी मैं कुछ टाइम में प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो पब्लिक देखो जो सीखे अभी हम लोग उसको यहाँ पर करते। अभी बहुत ही आसान था, जैसा अभी तुम लोगों को मैं बोर्ड पे बताया उसी सेम यहाँ पर है। पहले तो एक काम करता हूँ, मैं अलग अलग लाइन में ना गुड और मॉर्निंग को लिख के दिखा देता हूँ। जैसा ऊपर लिखता हूँ गुड, नीचे लिखता हूँ मॉर्निंग। तो अभी तुम लोग बोलेंगे सर नए लाइन में लिखे हो ना, तो चलो 2 लाइन आना चाहिए, 1 लाइन छूट जाएगी। अरे यार ये क्या शॉर्ट है, करली ब्रेसेस डाल देता हूँ, रुको। 1 लाइन में क्या आएगा, ऊपर गुड नीचे आएगा मॉर्निंग, हम लोग के सोच के हिसाब से। मगर अभी आउटपुट में चेक करते क्या आता है। तो ध्यान से देखो आउटपुट में गुड मॉर्निंग बाजू बाजू में आया। तो सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से बोलता है भाई मेरे को नहीं समझ रहा है, ऊपर नीचे नहीं आ रहा है करके। तो उसके लिए ऊपर नीचे लाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, सिर्फ /n। तुम ये /n जहाँ डालोगे वहाँ तुम्हारा न्यू लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ का बहुत दिमाग में रख लो। तो कंपाइलर रन किया मैंने, देखो गुड अलग ऊपर आया, नीचे मॉर्निंग आया। वैसे ही कहीं पर भी तुम अगर /n लिखते हो, मान के चलो मैं दोनों को एक ही लाइन में कर देता हूँ, गुड और मॉर्निंग मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखो अभी /n बीच में अभी भी है, तो टॉप पे गुड हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा मॉर्निंग। समझ में आया।
अब वो स्पेस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ था, स्पेस लगा हुआ था। तो मैं इसको कम कर देता हूँ। अगर कम करके मैं इसको भी चेक करूँगा, कंपाइल करके रन करूँगा, तो मुझे आउटपुट में बदले में क्या दे देगा, गुड दे देगा, नीचे मॉर्निंग प्रॉपर सीक्वेंस में। रुको, एक मिनट हट गया, मैं फिर से लाता हूँ, रुको। तो समझ में आ गया। तो देखो गुड मॉर्निंग आ गया लिख के। तो स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, ठीक है। ये तुम्हारा एस्केप कैरेक्टर से तुम्हारे को स्लैश वगैरह के साथ काम करता है। किसने बोला सर स्लैश एन समझ गया, दूसरा तो स्लैश टी 2 फिंगर स्पेस छोड़ेगा। देखो गुड मॉर्निंग के इसमें 2 फिंगर स्पेस, अभी तुम लोगों के साथ 2 फिंगर, मेरी तो फिंगर चौड़ी है, तो वो अपने हिसाब से पिक्सल को लेके कैच करके छोड़ देता है, ठीक है। किसने बोला सर डबल कोट्स ही, मुझे डबल कोट्स में गुड मॉर्निंग लिखना है। आप तो सिर्फ इनपुट में लिख के बता रहा, आउटपुट में डबल कोट्स कैसे आएगा। तो इसके लिए स्लैश लिखने का डबल कोट्स, तो ये ऐसा लिख दोगे तुम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डबल कोट्स तुम्हारे आउटपुट में भी आ जाएगा। एक साइड ओपनिंग, एक साइड क्लोजिंग। तो ये सब बेसिक चेक कर लो। डबल कोट्स के पास सिंगल कोट्स भी बता देता हूँ। देखो गुड मॉर्निंग देखो डबल कोट्स में आ गया। अभी चलो सिंगल कोट्स देख लेते हैं। सिंगल कोट्स के लिए भी क्या लगेगा, स्लैश। एक बार इसी में ट्राई कर लो, लास्ट वाले में मैं चेंज किया, पूरा चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो देखो स्टार्टिंग का तो डबल, लास्ट का क्या, सिंगल कोट्स। समझ में आया। तो एक सिंपल था स्लैश एन, और क्या लिखे थे हम लोग ने, स्लैश टी, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है डार्लिंग, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, और कुछ समझना रहेगा तो और इंटरनेट खोल के देख लेना कितने स्लैश है। तो देखो ध्यान से, एस्केप वगैरह तो हम लोग अभी सीख लिए। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, प्रिंट एफ मैंने लिखा हूँ %d मतलब कुछ एडिशन वगैरह या सब्ट्रैक्शन, कुछ तो कुछ प्रिंट होगा। मैंने लिखा 10 + 20। समझ में आया। तो मैं क्यों ऐसा ना करूँ कि भाई एक x ले लूँ, x = 10, y = 20, x + y। मैं चाहता हूँ x + y को प्रिंट करूँ। एकदम सिंपल है, तो मैथमेटिक्स में तुम लोग करते हो यार। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट एफ, %d लगेगा। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्या लगेगा, %d, कॉमा, अब यहाँ पे क्या लगेगा, x + y। ये चीज़ समझ में आ गई। अभी यहाँ तुम लोग ध्यान दो, x और y। अब ये क्या x और y, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 10 है ना, 10 मेरा x के अंदर जा रहा है, 20 मेरा किसके अंदर जा रहा है, y के अंदर जा रहा है। ये दोनों कंसेप्ट एकदम सिंपल वाला फंडा है। तो जो भी अगर मैं जोड़ रहा हूँ, ये दोनों मेरा क्या हो गया, तुम लोगों को मालूम होगा मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वैसे सी प्रोग्रामिंग इसको क्या बोलता है, वेरिएबल। सी प्रोग्रामिंग इसको क्या बोलता है, वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का काम क्या है, कोई भी वैल्यू को स्टोर करेगा। वेरिएबल क्या करेगा, कोई भी वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसा मैं लिखा हूँ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिनट को मिटा के मैं बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल x = 10। अगर x = 10 लिखा, मैं x को प्रिंट करूँगा तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो वेरिएबल, टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल्स भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या हो रहा है, x = 10। किसी ने बोला सर फ्रैक्शन वैल्यू डालो ना, क्या डालो, फ्रैक्शन वैल्यू। x = 10.5। क्या मैं कर सकता हूँ, ये ऐसा लिख सकता हम लोग। अभी भी देखो तुम याद करो अपने मैथ्स को, तो यहाँ सब मिला रहेगा तुमको। लेकिन प्रोग्रामिंग बोलता है भाई ये 10 है, चल राइट है, मैं मान लिया। ये 10.5, ये फ्लोटिंग वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, ये फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू के बाजू में हमेशा क्या रखने का, f रखने का। लेकिन इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर मतलब स्टार्ट होता है ना, इंटीजर वैल्यू में पॉइंट वगैरह नहीं होता। तो इंटीजर वैल्यू को हमेशा किस में रखने का, सिंपल में रखने का। यहाँ पे कुछ f i ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लोटिंग में क्या लिखने का, f लिखने का। समझ में आया। तो ये इंट है, ये फ्लोट है। अगर मैं नंबर देख के समझ सकता हूँ, बराबर। किसी ने क्या क्या मालूम है अभी, x = 10.0f ऐसा लिख दिया। अभी बोलेंगे सर 10.0f की क्या जरूरत है जब 10 था। तो यहाँ पे 10.0 क्या ऐसा कर रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो याद रखो वेरिएबल क्या करता है मालूम है, वेरिएबल डेटा स्टोर करता है। वेरिएबल क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो वेरिएबल क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। अभी देखो डेटा कैसा स्टोर करता है, तो मैंने पहले ले लिया x = 10। ये कौन सा फॉर्मेट है, इंटीजर है। तो बाजू में क्या लिखने का, इंट लिखने का। इंट x = 10। मतलब मुझे प्रोग्रामिंग को बताना पड़ेगा, कंप्यूटर भाषा को बताना पड़ेगा कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, इंट x = 10। अभी किसी ने बोला सर फिर 10.5 को कैसे लिखोगे। अगर मैं लिखूँ x = 10.5, तो इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये f मतलब फ्लोटिंग है, फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखने का, फ्लोट। मतलब मेरा डॉट वाला नंबर, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 10.5f। समझ में आया।
तो अगर नंबर डायरेक्ट है वो अगर पॉइंट का तो क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, फ्लोट है तो क्या लिखेंगे 10.5f। तो इसको देखो समझ से कैसा लिखने का है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं मिटा दूँ, देखो 1 मिनट पहला, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो कुछ समझने के लिए। तो अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखो तो एकदम मस्त वाला समझाता हूँ। अगर देखो ये तुम्हारा प्रोग्राम बेसिक में लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ इंट a = 10, लिखा मैंने a = 10, मैंने लिखा प्रिंट एफ। अच्छा अभी देखो मैं तुम लोग बोलेंगे सर ये pf क्या है, प्रिंट एफ लिख रहे थे, तो लिखा तो पूरा प्रिंट एफ हो, शॉर्ट फॉर्म में pf लिख के रखा हूँ। प्रिंट एफ, मुझे a को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, a को प्रिंट करना है तो a यहाँ पे लिखूंगा, अंदर लिखूंगा तो सिर्फ a प्रिंट कर देगा आउटपुट में, मुझे a नहीं प्रिंट करना, मुझे a का वैल्यू 10 प्रिंट करना है। यहाँ पे आ जाएगा %d, क्योंकि ये क्या डेसिमल, d मतलब क्या डेसिमल, ठीक है। a की अंदर कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, डेसिमल है, तो ये a को प्रिंट करेगा। अब किसी ने बोला सर मेरे को क्या करना है, फ्लोट को प्रिंट करना है, फ्लोट b = 10.3f, कोई भी नंबर लो रैंडम। तो अभी यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, % किसके लिए था, इंटीजर के लिए था, % किसके लिए था, इंटीजर के लिए था। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए क्या है, मतलब फ्लोट के लिए क्या है, तो लिखेंगे हम लोग %, जस्ट मारो एक फट से f, समझ में आया, %f लिखा मैंने। तो क्या प्रिंट करूंगा मैं, यहाँ पे b प्रिंट करूंगा। तो अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, देखो आउटपुट अगर देखेंगे हम लोग तो इसका आउटपुट ऐसा आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी पहला, उसके बाद क्या आ जाएगा 10.3 मेरा आंसर में आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा एक दबा के बड़ा वाला प्रैक्टिकल बनाता हूँ, तुम लोग देखो फट से समझ जाओगे। अभी तीसरा वाला एक होता है कैरेक्टर, देखो एक होता है नंबर, एक होता है फ्रैक्शन नंबर, तीसरा होता है कैरेक्टर। तो मैं इसको मिटा के देखो तुमको समझाता हूँ। क्या होता है तीसरा क्या होता है मालूम है, कैरेक्टर होता है। अभी किसी ने बोला सर मुझे ना ABCD प्रिंट करना है, तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, कैर CH = A। अभी बोलेंगे सर ये कैर क्या हो गया, तो याद देखो नंबर प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे इंटीजर चाहिए, a = 10। किसी ने बोला सर फ्लोटिंग के लिए FLOAT, फ्लोट, फ्रैक्शन वैल्यू के लिए b = 10.4, कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो, 100.4, 131.8.5, ऐसा कुछ भी ऐसा यहाँ पे लो। अभी मुझे प्रिंट करना है समझो इंट a को, तो मैं ये क्या लिखूंगा प्रिंट f, मैं लिखूंगा %d, a को अगर प्रिंट करना है मैं क्या लिखूंगा %d, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a को प्रिंट कर सकता हूँ, क्यों, d मतलब डेसिमल। तो देखो बीच बीच में ना वीडियो रोकना पड़ रहा था, रीज़न ये है कि भाई आवाज़ें आ रही थी राइट लेफ्ट से, तो उसको थोड़ा बहुत मैंने कम किया अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके पीछे बुक देख के पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, खाली मेरे को आवाज़ें आ रही, मैं आवाज़ें रोक रहा हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान दो, मुझे अगर 10 को प्रिंट करना है तो क्या लिखूंगा मैं %d। अच्छा मुझे 10.4 को करना है तो मैं लिखूंगा %f लिखूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा b आ जाएगा। अब किसी ने बोला सर ये क्या कैरेक्टर, तो देखो कैरेक्टर मतलब सिर्फ ABCD की वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, या तो सिंगल डिजिट को प्रिंट करेगा, सिंगल लेटर को प्रिंट करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मुझे आउटपुट में प्रिंट करना है R, तो मैं किस में ले लूँगा, कैर मतलब शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, कैरेक्टर। और ये क्या CH जैसे मैं बेसिक रैंडम लिया, देखो ये 3 है ना, ये 3 इसको बोलेंगे वेरिएबल। अभी मैं इस पर आने ही वाला था, तो अगर पहले ये समझ लो कैर CH = A, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा A। अगर मैं लिखना CH = R, तो अगर मैं यहाँ R लिखूंगा तो मेरे को आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा R। कैसा लिखूंगा, देखो कैर, अभी कैरेक्टर के लिए क्या लिखूंगा मालूम है, शॉर्ट फॉर्म C, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा CH। मेरे मतलब CH के अंदर क्या है भाई, R है, तो भाई R को प्रिंट कर, समझ में आया, R है तो किसको प्रिंट कर, R को प्रिंट कर, आने दो बारिश आने दो, R को प्रिंट कर, समझ में आया। तो ये C कैपिटल नहीं रहेगा, C क्या रहेगा मेरा, स्मॉल रहेगा, बात समझ में आई। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 6, तो मेरा आउटपुट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा आउटपुट में, 10 आ जाएगा। फिर दूसरे बाद क्या आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा उसके 10.4। फिर तीसरा क्या है मेरा CH है, CH के अंदर क्या है मेरा 6 है, तो 6 आ जाएगा। किसी ने बोला सर Z प्रिंट करो, तो यहाँ पे Z आ जाएगा, क्योंकि CH के अंदर क्या चले गया, Z आ गया तो Z। किसी ने बोला सर स्मॉल कैपिटल A प्रिंट करो, तो मेरा आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर कैपिटल A। मतलब कोई सिंगल लेटर को अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या ले लूँगा, कैपिटल या स्मॉल, कुछ भी नंबर भी चलेगा, तो मैं ले लूँगा कैरेक्टर। अभी किसी ने बोला सर मैं ना एक ही 2 लेटर प्रिंट करना चाहता हूँ, ये 2 हो गया। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करने जाऊँगा तो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर। बोलेगा भाई कैरेक्टर में सिर्फ 1 लेटर होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, समझ में आया।
अब ये ध्यान से देखो, कैर CHAB, ये तीनों चीज़ अलग अलग है, तो ये चीज़ को ही बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल का फंडा क्या भाई? स्टोरिंग द वैल्यू। वैल्यू स्टोर करा कि नहीं? CH अगर मैं जहाँ भी लिख रहा हूँ, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ? सिंगल A लिखूंगा। अगर मैं A लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो समझ लो क्या लिख रहा है? 10 दिख रहा है। अगर मैं B लिखूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 10.4। तो कैरेक्टर हो गया। अब ये तीन चीज़ क्या हो गई? फिर बोलेंगे सर ये चीज़ क्या है? तो मैं बता सकता हूँ कैरेक्टर का टाइप है, मतलब ये जो नंबर है उसका टाइप है। जैसे अगर मेरे को A लिखना है, 10 लिखना है, तो मैं लिखूंगा इंटीजर। पॉइंट में लिखना है मैं लिखूंगा फ्लोट। कोई कैरेक्टर लिखना है मैं लिखूंगा कैर। बात समझ में आ गई? तो ये सारे को बोलते हैं डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं इसको? डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है समझ में आया? भाई मेरे को कौन से तरीके का डेटा लिखना है, तो ये पार्ट मेरा क्या बताता है भाई? ये तुम्हारा क्या है? डेटा टाइप्स है। और ये तुम्हारा क्या है? वेरिएबल्स है। बात समझ में आई? डेटा टाइप्स और वेरिएबल। कैर का शॉर्ट फॉर्म ये है, इंटीजर का है, इंटीजर है ये, और फ्लोटिंग है ये। क्या है मेरा? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग बोलो, फ्लोट बोलो, चलेगा। तो याद रखो, डेटा टाइप अलग चीज़ है, वेरिएबल अलग चीज़ है। अगर किसी ने बोला सर मैं क्या करता हूँ, ए इंट इक्वल टू 5 लिखता हूँ, मतलब पहला क्या आ गया मेरा? वेरिएबल आ गया। ये मेरा वेरिएबल हो गया, ये मेरा क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया। तो ये नहीं चलेगा। प्रोग्रामिंग भाषा बोलती है भाई पहले तू डेटा टाइप रख, फिर वेरिएबल रख, फिर वैल्यू रख। डेटा टाइप, वेरिएबल, वैल्यू। समझ में आया? डेटा टाइप क्या समझा, वेरिएबल क्या समझा, बहुत ही कट्टुकड़ बताया हूँ। तो जो वैल्यू स्टोर करते कौन से टाइप में स्टोर करने का? फ्लोट में करने का, इंड में करने का, कैर में करने का। तो ऐसे कितने डेटा टाइप है, क्या है, मैं तुम्हारे को अभी देखो थोड़ी बहुत थियरी बताता हूँ। इससे पहले तुमको एक प्रैक्टिकल इसके बारे में ऊपर ऊपर से ज्ञान दे देता हूँ। इसको जल्दी से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको मैं प्रैक्टिकल में भी और प्यार से समझाता हूँ। तो देखो ये बारीक बारीक जो भी 4-5 चीज़ें थी, इसको मैं तुम लोगों को ना करके बताता हूँ। ये टर्बो सी में खोलता हूँ। तो टर्बो C++ लिखा है, टर्बो सी डरने का नहीं। तभी सबसे पहले तो फाइल में जाने का, माउस ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, शॉर्टकट्स का ध्यान देना। F5 दबा दो, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। फाइल में गए, न्यू में गए, यहाँ पे तुम लोग टाइप करने का। अब बोलेंगे सर ये पहला लाइन क्या लिख रहे हो, तो बताया ना पहला लाइन को इग्नोर मारो। पहला लाइन क्या क्यों लिख रहा हो तुमको आगे चल के समझ में आ जाएगा। तो पहला 2-4 लाइन है उसको छोड़ दो। जो मेन अपना फंडा है, अपना मेन फंडा क्या है? ये जो वेरिएबल है, मतलब अपना कैर, इंट, फ्लोट, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये तुम्हारा बराबर काम हो रहा है क्या? और ऊपर और नीचे का तो अपन बाद में देख लेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें मैं पहले से बनी बनाई है C लैंग्वेज में, उसको मैं लिख रहा हूँ। अब इसके बाद मेन मुद्दे पे आ जाते हैं अपन। तो ठीक है, चलो अपना काम भर का हो गया। अभी यहाँ पे फटफट अपन अपनी एंट्री स्टार्ट करते। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इंट a इक्वल टू 10, मतलब इंटीजर हो गया। इंटीजर मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर। अब एक ले लेता हूँ फ्रैक्शन नंबर, तो इसके लिए मैंने ले लिया फ्लोट b ले लिया। अच्छा, लास्ट में f लिखने का और सेमीकोलन डालने का, वाला भूलने का नहीं आप बच्ची। तीसरा हो गया कैरेक्टर में कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म कैर C इक्वल टू कोई भी एक लेटर इसमें डाल दो। मेरा मन करेगा मैं 4 डालूँ, मेरा मन करेगा मैं T डालूँ, जो डालना है वो डालो, तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन सिंगल कैरेक्टर है तो डबल कैरेक्टर, मतलब आजू बाजू में 2 रहना चाहिए। अब प्रिंट कर दो इसको। तो प्रिंट करेंगे तो हम लोग क्या दे दिए, a इक्वल टू 10 है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है? %d लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। तो इंट के लिए d लगाते, फ्लोट के लिए कौन सा लगाते जल्दी बताओ। बता चुका मैं बोर्ड पे तुमको, ये तो प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। फ्लोट के लिए लगाते f। ये सारा लिख के लो, इसका ही नोट्स बनाओ, इसी को बोलते हैं नोट्स बनाना। समझ में आया? अभी लास्ट में अपना कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर है बचकाना, तो उसके लिए भी स्टार्टिंग का क्या लगाएंगे? %c लगाएंगे। क्लियर है? अभी तुम ये तीनों लगा के ABC ऐसी नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो छप्पड़ में। तुम्हारा भी नाम दो, तुम्हारे GF का भी नाम दो, तुम्हारे BF का भी नाम दो, सब नाम चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ इसको, कंपाइल भी करो, कंपाइल करने के बाद रन करो या डायरेक्ट रन करो, दोनों काम सेम है। तो रन कर लो, कंपाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रन किया, अरे यार गिचड़ी हो गई। तो एक काम करते, सबको नए लाइन में लेते। तीनों आया आउटपुट, लेकिन एक ही लाइन में आया। तो नए लाइन में लेने के लिए क्या लेने का? अभी अपन पढ़े 10 मिनट पहले, सीक्वेंस का एस्केप वाला वैल्यू लेने का। तो /n ले लिया, देख लो तीनों आउटपुट अलग अलग। समझ में आ गया? इंट, कैर, फ्लोट तीनों अलग अलग लाइन में आया। /n मतलब न्यू लाइन लगा के दे रहा अपने को। मैंने रन किया, 0 हो गया। अच्छा, जो फ्लोट है उसको फ्लोट का f ही रखने का, d रखने का नहीं। क्लियर है? ये चीज़ समझा रहा था। ओके, अभी तुम 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा बहुत पैक ले लूँ मैं। देखो, तो जो %f है उसको %f रखो, जो %d है उसको %d रखो। कुछ भी इसमें अगर डाउट दिक्कत आती है तो मुझे अपडेट करना। फिलहाल ये चीज़ का तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आएगा, ताकि तुम लोग अपने घर में कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सको।
अगर मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू चेंज करता हूँ तो फ्लोट की वो वैल्यू भी हमें को प्रिंट करेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो देखो डेटा टाइप्स मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अभी मेरा वेरिएबल्स वाला चैप्टर वाला जो टॉपिक था छोटा सा खत्म नहीं हुआ है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो खत्म है, बट उसको मैं एडिशनल नॉलेज देता हूँ ताकि तुम्हारे ध्यान में और वो बैठे। फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताना बाकी है। अभी तुम लोग इस पर ध्यान दो, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, अब डेटा टाइप्स 3 टाइप में आ जाता है। मैं पहले क्या बताया था, इंट हो गया, दूसरा क्या हो गया फ्लोट, तीसरा कैरेक्टर शॉर्ट फॉर्म कैरेक्टर, सब तीनों को शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ। इंट में भी ना अभी 2 टाइप है। इंट में कितने टाइप है? 2। पहला हो जाता है साइंड, दूसरा हो जाता है अनसाइंड। देखो अब ये क्या है मालूम है, साइंड में मतलब इंट हो गया बेसिक, इसमें पहला पार्ट इंट, फिर इसके बाद शॉर्ट इंट, अब इसके बाद आ जाता है लॉन्ग इंट। ये 3 चीज़ होती है इसके अंदर। वैसे सेम इसके अंदर भी हो जाएगा, अनसाइंड इंट, फिर इसके बाद अनसाइंड शॉर्ट इंट, फिर इसके बाद अनसाइंड लॉन्ग इंट। ये चीज़ समझ में आ गई। इंटीजर में इतने सारी चीज़ हो सकती है, 6 चीज़ें तुम लोग लिख सकते हो। अब फ्लोट की बारी करते हैं। फ्लोट में देखो 3 चीज़ होती है। एक लिखो मैं फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। ठीक है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। इसमें भी तुम्हारे को क्या मिलेगा, एक नहीं मतलब एक छोटा वैल्यू मिलेगा। ये क्या है मैं अभी समझा दूंगा आके। कैरेक्टर में भी क्या होता है, साइंड अनसाइंड होता है, साइंड होता है, अनसाइंड होता है। तो साइंड मतलब क्या, कैर, और अनसाइंड में भी क्या रहेगा तुम्हारा, कैर। मतलब ये दोनों का ये मिक्सचर है, साइंड कैर, अनसाइंड कैर। क्या क्या है इसमें, साइंड कैर और अनसाइंड कैर। ठीक है, तो ये डायग्राम है बेसिक सा, इसको तुम लोग बना के ले लो। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं रुका हूँ यहाँ पे। तो देखो ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट मेरे को लगता है, उम्मीद है ले लिए रहोगे। तो ये यहाँ पे ऐसा बनाया, एकदम गड़बड़ी हुई है। आप लोग गूगल से भी जाके निकाल लेना, लेकिन यही सेम आपको फोटो मिलेगा। तो ध्यान दो, एक होता है साइंड और एक होता है अनसाइंड। साइन का मतलब है ना पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों। जैसा एग्जांपल मैं इसको मिटा के आप लोगों को समझाता हूँ बहुत प्यार से। तो देखो मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे बताता हूँ इंट। इंट कितने टाइप का था, साइन और अनसाइंड था। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट a=10, इसका मतलब है ये साइंड है। कैसे मालूम पड़ा, मुझे बाजू में साइन लिखना पड़ेगा क्या? देखो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5 1 जा 5, टेबल है, 5 का टेबल है, तो तुम लोग बोलते हैं क्या सर इसके बाद में प्लस लिखने का, क्या नहीं बोलते? इसका मतलब क्या पॉजिटिव ही है। तो जो पॉजिटिव नंबर है, जैसा यहाँ पे देखो पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं लिखा है, मतलब ये ऑलरेडी क्या है, साइंड है। समझ में आया? तो जहाँ पर नहीं लिखा है उसको क्या बोलेंगे, साइंड। अभी मुझे अनसाइंड लिखना है तो लिखूंगा मैं अनसाइंड इंट a=10, a=10। अगर मुझे साइन में लिखना है तो यहाँ साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अनसाइन के लिए अनसाइन लिखना पड़ेगा। अभी तुम्हारे मन में आना चाहिए सर ये क्या है, अनसाइन साइन कर क्या रहा है, लेकिन तो याद रखो साइन में ना, साइन में मैं दोनों वैल्यू कंसीडर कर सकता हूँ, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। लेकिन अनसाइन में ना सिर्फ और सिर्फ मैं कौन सी वैल्यू कंसीडर करूँगा, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो मुझे आ जाएगा एरर। तो देखो साइन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, %d लिखते थे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, %u। अनसाइन है ना ये, क्या लिखेंगे, %u। %d %u प्रिंट एफ में लिखते थे याद है, %d %f %c। तो वैसे यहाँ पर अगर हम लोग कोई इंटीजर वैल्यू लिखते तो %d, अगर कोई अनसाइन वैल्यू लिख रहा तो मैं % क्या लिखूंगा, u लिखूंगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही क्लियर है। अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, जैसे मैं लिखा a=-10, तो मेरा ये प्रिंट कर सकता है क्योंकि नेगेटिव भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये नेगेटिव सपोर्ट नहीं करता है। तो याद रखो अनसाइन का मतलब है जो नेगेटिव सपोर्ट नहीं करता। इसका भी साइज़ क्या है, 4 बाइट्स है। इसका भी साइज़ क्या है, 4 बाइट्स। समझ में आ गया? 4 बाइट 4, दोनों साइन और अनसाइन का भी बाइट क्या है, साइड। अब ये पॉजिटिव देखता है ये, तो देखो इसका साइज़ क्या होता है, देखो 21 47 48 36 47, ये इसका रेंज है। मतलब अगर आप लोग इससे बड़ा एडिशन करना चाहते हो, मेरे को अगर मान लो ये कितना है, 10 डिजिट है। अगर मैं चाहता हूँ 50, जैसा मैं यहाँ लिखा हूँ कि 5184621811, अगर मैं चाहता हूँ मैं ये प्रिंट करूँ, समझ में आया? मैं चाहता हूँ मैं ये प्रिंट करूँ,
तो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? अगर मैं ये नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसके अंदर पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रेंज क्या है भाई, ये बोला कि भाई मेरे को यहाँ पे 21 मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो गया या 2 से ऊपर, जैसा इसमें अगर एक भी लेटर 1 अगर प्लस कर दिया तो भी ये मुझे एरर दे देगा। लेकिन यहाँ पे अनसाइंड में क्या करता है, ये बोलता है भाई मैं इसका डबल हूँ, मैं इसका क्या हूँ, डबल। तो इसका ये 4 बाइट्स का रेंज क्या हो जाएगा, 42, 94, 96, 72, 95। ये तुम्हारा 4 रेंज का रेंज हो जाएगा। समझ में आया? मतलब इसको डबल कर दो तो तुमको ये मिलेगा अप्रॉक्स। समझ में आया? तो याद रखो अनसाइंड मतलब सिर्फ पॉजिटिव देखेगा, साइन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अभी बोलेंगे सर ये 4 बाइटें, ये भी 4 बाइटें, तो ये इतना सारा देख रहा है, इतना मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से मतलब डबल कैसे हो जा रहा है? तो याद रखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देख रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव कैसे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, -21, 47, 48, 36, 47, 2 मतलब 2 बीच में आ गया, मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक 48 थे, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। अब ये दोनों को जोड़ दो तो तुमको यही मिलेगा। तो मतलब दोनों सेम साइज देख रहे। समझ में आया? साफ साफ फंडा बता दूँ, साइन मतलब माइनस प्लस दोनों के लिए काम आता है, अनसाइन मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला वो चीज़ करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -80, -100, -40 तो ये काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो वैसे ही सेम कैरेक्टर में भी है, वैसे ही सेम तुम्हारा शॉर्ट में भी है। अभी शॉर्ट भी क्या एक डेटा टाइप है। देखो शॉर्ट भी एक डेटा टाइप है। जैसा इंट है, इंट से छोटा वैल्यू लेना तो मैं क्या ले लूँगा, शॉर्ट। जैसा मैं लिखा हूँ इंट, जैसा अगर मैं लिखता हूँ इंट a = 10, ये भी चल जाएगा। मैं लिखा हूँ शॉर्ट a = 20। ठीक है? अगर मुझे इंट वाली वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, %d लिखता था, याद आएगी नहीं प्रिंट एफ में। अगर मुझे शॉर्ट प्रिंट करना है तो लिखूँगा %hd। क्या लिखूँगा मैं, सिर्फ %hd। समझ में आया? तो ये तुम्हारा बेसिक सा पूरा इंटीजर वैल्यू का था। मैं समझाया खाली आपको साइन और अनसाइन। साइन मतलब क्या, तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेगा, और साइन वर्ड यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा तो कोई तकलीफ भी नहीं है। अनसाइन में क्या होगा, तुम्हारे को अनसाइन लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव के साथ काम करेगा, नेगेटिव के साथ काम नहीं करेगा। अब इसमें एक फ्लोटिंग वाला समझाता हूँ, फिर इसके बाद ये डेटा टाइप्स वाले चीज़ को खत्म करता हूँ, फिर डायरेक्ट इसके सम में आता हूँ। तो देखो ये दिमाग में घुसेगा साइन अनसाइन, तो ज़्यादा मगजमारी नहीं पाल लेगा। चुपचाप मैंने 2 वेरिएबल बना दिया, एक इंट a = 1, ये मेरा साइन वेरिएबल है। क्यों? बाजू में कुछ लिखा नहीं, मतलब साइन वेरिएबल है। और अनसाइन इंट b = 1, ये मेरा क्या है, अनसाइन वेरिएबल है। तो इंटीजर के लिए %d, अनसाइन के लिए %u। देखो b के बाजू में ये लिखा है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब रन करके दिखाऊंगा, मुझे प्रॉपर 1 और 1 आउटपुट मिलेगा। अनसाइन तो मेरा खाली पॉजिटिव को सपोर्ट करता है। अब नेगेटिव आएगा तो देखो क्या करता है। तो मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ बदल के देख के टाइम पास करता हूँ। समझ में आया? अभी देखो % ऊपर जाके मैं वैल्यूज़ बदलता हूँ। तो b लिखा है, मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब याद रखो अनसाइन माइनस को सपोर्ट ही नहीं करता है। समझ में आया? तो मैं इसको देखो एग्जीक्यूट करके रन करता हूँ। अच्छा, अभी जैसे ही मैं रन करा, तो जैसे ही मैं कंपाइल करके रन किया, ये बहुत भलती वैल्यू दे दिया। तो लाला ये भलती वैल्यू नहीं है, ये साइज़ है। मैं तुमको याद है लिखाया था 42, 94, 96 करके, वही सेम वैल्यू है। समझ में आया? 42, 94, 96, 72, 95। तो ये सेम वैल्यू तुमको दे देगा -1 पे। अच्छा, -2 करूँगा तो 95 की जगह क्या हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो 294 लास्ट में ऐसा रहेगा। ठीक है? तो -3 कर दूँगा तो 93 हो जाएगा। एक वैल्यू गिराते रहेगा। तो अभी देखो -2 कर दिया, मतलब ये क्या बन जाएगा, 94। देखो लास्ट में क्या वैल्यू आ गई, 94। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहा मुझे, सिर्फ साइज़ बताता है। अगर मैंने अब यहाँ पे कुछ छप्पड़ में बदल के माइनस समझ लो 5 कर देता हूँ, देखो अभी आउटपुट में क्या आता है। तो ये देखो 5 कम कर दो 95 से, तो 91 आ जाएगा कुछ। तो ठीक है, 96 में 5 कम किया तो 91 आ जाएगा। अभी कंपाइल करके रन एंड कंपाइल दोनों साथ में करने का शॉर्टकट भी लिखा हुआ उधर, बच्चा नहीं बनने का। देखो 91 आ गया, तो 91 आ गया लास्ट में। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पूरा मेरा वैल्यू चेंज कर रहा है साइड में। क्लियर है? तो फ्लोट का देखो क्या होता है। फ्लोट में देखो एकदम सिंपल है। फ्लोट में 3 चीज़ थी, मैं बताया था। पहला तो है फ्लोट, ये हो गया डेसिमल, ये हो गया लॉन्ग डेसिमल। अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट a = 10.2f बराबर, तो मुझे आउटपुट में क्या लिखना पड़ेगा मालूम है, मुझे प्रिंट एफ में ऐसा लिखूंगा, प्रिंट एफ %f लिखूंगा, %f आएगा ना।
फ्लोट के लिए कॉमा ए लिखूँगा। लेकिन अगर मैं वही ये चीज़ डबल कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, डबल लिख दूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल एल और एफ। अगर मैं लॉन्ग डबल लिख दूँ तो प्रिंट एफ %d एल एफ और ए। मतलब अगर इसको डबल है तो ऐसा लिखूंगा, लॉन्ग डबल लिखना तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉन्ग लिखूंगा, पहले डबल लिखूंगा यहाँ से, हाँ यहाँ से, आप लोग फ्लोट मत लेना, लॉन्ग लिखूंगा, डबल लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, तो आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एल लिखना पड़ेगा। इसका जो मैं पूरा प्रोग्राम करके बताऊंगा। अभी तीनों में फ़र्क समझते। अगर मैं लिखाऊँ 10.26124, तो याद रखो तो डेसिमल पॉइंट का फ़र्क होता है। तो मेरा जो फ्लोट है ना, फ्लोट डेसिमल पॉइंट, जैसा मैं लिखाऊँ 123487241, तो ना ये क्या बोलता है मालूम है, फ्लोट बोलता है मैं सिर्फ 6 डिजिट को ही आगे सपोर्ट करूँगा पॉइंट के बाद। अब यहाँ गिनती कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट हुआ कि 7 हुआ है, देखो 7वां इधर है। तो फ्लोट क्या करेगा मालूम है, इतने डिजिट को ही प्रिंट करेगा। लेकिन डेसिमल बोलता है मैं 9 डिजिट को प्रिंट करूँगा। कितने डिजिट को प्रिंट करेगा, 9। तो अगर मैं लिखाऊँ 28476211542 ऐसा लिखा है, तो यहाँ से 9 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से ये प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। अगर मुझे उससे ज़्यादा डेसिमल चाहिए, 12 के आसपास डेसिमल चाहिए, तो मैं क्या ले लूँगा, लॉन्ग डेसिमल ले लूँ। समझ में आया, लॉन्ग डबल क्या आएगा, लॉन्ग डबल। ये डेसिमल नहीं है, डबल है, ठीक है, लॉन्ग डबल। आप लोग लिखने टाइम स्टार्ट कर देना, लॉन्ग डबल रहेगा, ठीक है, डेसिमल नहीं रहेगा। तो लॉन्ग डबल, डबल और फ्लोट। तो देखो डबल, लॉन्ग डबल यहाँ पे आ गया। तो याद रखो अगर मुझे डेसिमल के बाद 0.6 चाहिए, कम पॉइंट चाहिए, तो मैं ले लूँगा फ्लोट। डेसिमल के बाद ज़्यादा पॉइंट चाहिए, मैं ले लूँगा डबल। और डेसिमल के बाद मुझे और भी ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो मैं ले लूँगा लॉन्ग डबल। अब ये तुम्हारा हो जाता है 8 बाइट का, ठीक है। डबल तुम्हारा हो जाता है, डबल का साइज क्या देखना, ला बता एक में। अच्छा, लॉन्ग डबल 10 बाइट का। तो अभी तुम्हारा ये जो डबल है, डबल हो जाता है 8 बाइट का। लॉन्ग डबल तुम्हारा हो जाता है 10 बाइट का। और जो तुम्हारा फ्लोट है वो हो जाएगा 4 बाइट का। मतलब फ्लोट हो गया 4 बाइट, डबल हो गया 8 बाइट। डबल से बोलो फ्लोट का डबल कर दो, लॉन्ग डबल मतलब 10 बाइट। अभी जितना भी हम लोग ने सीखे लॉन्ग डबल, डबल, ये सब फ्लोट का जितना भी है सारा तुमको मैं कोड करके बताऊंगा एकदम प्रॉपर वे में, पूरा डेटा टाइप्स के बारे में। क्लियर है? अब इसको समझ गए, इसका थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले लो। अब डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ कैरेक्टर पे। तो लाला देखो अभी फ्लोट पे ले लेते हैं। फ्लोट मतलब फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है तो मैं फ्रैक्शन वैल्यू डाल दिया हूँ, ठीक है। तो कितना डिजिट को सपोर्ट करता है ये, 6 डिजिट को ही सपोर्ट करता है डेसिमल के बाद। गिन लो 4323 4233, तो 6 डिजिट को इसने सपोर्ट किया है। तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, %f लगाते हैं, इतनी भी बताया था मैंने। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो 6 डिजिट दिख रहा है तुम लोग को, आउटपुट में दिखा डेसिमल का 6 डिजिट दिख रहा है मुझे, मतलब यहाँ पे सॉरी डेसिमल पूरा मतलब अपना फ्रैक्शन का 6 डिजिट दिख रहा है। अभी मैं इसको 7 कर देता हूँ, 6 की जगह क्या करता हूँ 7, तब भी मुझे कितना दिखाएगा, 6 डिजिट ही दिखाएगा, ये ध्यान में रखना। तो ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि भाई अगर 7 डिजिट है तो क्या होएगा करके, तो याद रखना 6 डिजिट बताएगा। अब ये काम करते हैं अपन, अभी यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कुछ इसमें कुछ उंगली करे। अभी देखो उंगली कैसा मालूम है, अगर मुझे चाहिए सिर्फ 2 डिजिट नंबर प्रिंट करना, दिखा तो जब से 6 रहा है लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट 6 का नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे को 2 ही दिखे यार, वरना ख़राब लगेगा। तो क्या करने का, %f जो लिखा ना उसके पहले लिख देने का .2, मतलब ये क्या कर देगा, डॉट के बाद कितना दिखाएगा फ्रैक्शन में, 2 वैल्यू दिखाएगा। 2 का मतलब 2 वैल्यूज़, ठीक है। 2 फ्रैक्शन पॉइंट से दिखाएगा। अगर आप 3 कर दोगे तो 3 दिखाएगा। तो देखो इसको रन करके देखते हैं पहली बात तो कैसा काम करता है ये। तो यहाँ पर अगर मैं जाके एग्जीक्यूट एंड रन करूँ तो मुझे क्या दिख जाएगा यहाँ पे, % के बाद देखो 1.43। तो कैर देखो, कैरेक्टर भी बहुत सिंपल है। कैर भी कितना हो जाता है, 1 बाइट का। कितने बाइट का है, 1 बाइट, मतलब 127 से लेके 128। किसी ने बोला सर साइन और अनसाइन क्या है, तो देखो ये समझ लो तुम्हारा साइंड हो गया। साइन मतलब देखो अगर मैं लिखूँ कैर CH और बाजू में लिखूँ साइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये मैं यहाँ से यहाँ तक नंबर कितना भी डाल सकता हूँ। लेकिन अभी किसी नंबर मतलब पहला लेटर, किसी ने अगर मुझे बोला कि सर इसको अनसाइन करना है, तो अनसाइन का भी साइज़ क्या रहेगा, 1 बाइट।
कैर का भी साइज, तो कैर का साइज ही कितना है 1 बाइट है, तो इधर अनसाइंड साइड में परेशान नहीं होने का। कितना जो है 1 बाइट है, मतलब 8 बिट्स होता है। तो 1 बाइट हो गया कैर CH। अगर मैं ऐसा भी लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अनसाइड में क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 2, इसको डबल कर लो, अगर इसको जोड़ोगे तो मतलब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 55, कितना हो जाएगा 0 से 255, इसका डबल। जैसा इंटीजर में डबल हो रहा था वैसा इसमें भी डबल हो जाएगा। तो ये जितना भी है तुम्हारा इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, इसका एक प्रॉपर वाला मैं प्रोग्राम बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने फ्लोट के टाइम में ऐड करने से पहले बोला था। तो कैरेक्टर फ्लोट डबल के बारे में पूरा प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं हटाकर अभी आ जाता हूँ वेरिएबल कैसे बनाते हैं। जो वेरिएबल हम लोग सीख रहे थे, वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, और वो भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी क्लियर करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको भी लिख के लेना है तो लिख के ले लो। बाकी इसका मैं आप लोग को लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत फोटो बता दूंगा कि डेटा टाइप्स क्या है, रेंज क्या है। इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। जिधर भी मैं ऐसा लिखा था 2 करके, तो उसको रेंज बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइज़, इसको क्या बोलते हैं, साइज़। देखो मैं आगे चार्ट करके कुछ उम्मीद करता हूँ बता दूंगा करके, ठीक है। रेंज, साइज, ये सबका एक मैं तुमको यहाँ पे पेपर चिपका के दिखा दूंगा। जल्दी से इसको मैं रब करके नेक्स्ट वाला टॉपिक वेरिएबल का ही जो है उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो डार्लिंग देखो फटफट कैर पे जाते हैं। तो इंड देखे, फ्लोट देखे। अब कैर को भी मैंने समझा दिया था, कैर के लिए क्या लगेगा, %C लगता है, इतना दिमाग में रखो। तो मैंने लिया कैर CH कोई बड़ा मेरा कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है कैर का। देखो मैंने जो वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू डाला था वो चुपचाप वहाँ पे प्रिंट करके दिखाया। अब मैंने कैरेक्टर वैल्यू क्या डाला था, A डाला था, इसके लिए उसने A को प्रिंट किया। तो यहाँ पर ना मैं कोई भी 2 वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसा AB लिखा हूँ मैंने। तो 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लिख सकता। कैरेक्टर में सिर्फ 2 वैल्यू सपोर्ट करेगा। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, तुम तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। और डार्लिंग जितना भी मैं कर रहा हूँ, जितना भी मैं लिख रहा हूँ, सारे का स्क्रीनशॉट निकाल के लेना अगर नोट्स नहीं है तो। लेकिन मान के चलो नोट्स बना लो लाला यार। तो 2 कैरेक्टर खाली यहाँ पे अलाउ है, 2 से ज़्यादा नहीं। अगर मैं लिखूँ ABC तो मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर नहीं भी आया तो वैल्यूज़ अपडेट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू एक ही प्रिंट होगी। लिख तो सकता हूँ मैं 2, लेकिन वैल्यू कितना प्रिंट होगी यहाँ पे, कोई भी एक वैल्यू है तो A प्रिंट हो जाएगी या तो B प्रिंट हो जाएगी। किसी किसी सॉफ्टवेयर में A होती है, किसी किसी सॉफ्टवेयर में B होती है। मतलब फर्स्ट पोजीशन वाली होगी या तो सेकंड पोजीशन वाली होगी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो वैल्यू प्रिंट हो रही है सेकंड पोजीशन वाली, B प्रिंट हो रही है। अगर शायद टर्बो C में करो तो शायद A प्रिंट हो जाती है। तो इसमें गम नहीं खाने का, इसमें हमेशा सिंगल कैरेक्टर ही रखने का। इसके लिए बोला गया कैर मतलब कैरेक्टर। अभी देखो मैं 3 लेटर्स ले लिया, तो ये एक्चुअल में देखो है तो गलत चीज़ बराबर, बट यहाँ तुमको आउटपुट देखो कुछ भी आ जाएगा रैंडम। तो ठीक है, ये गलती मत करना तुम लोग, सिर्फ 2 रखना। 2 अलाउ है, 2 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। क्लियर कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम मत करो, हाई मारी मत पालो। तो तुम लोग एक चीज़ बता दिया, अभी पूरा डेटा टाइप्स क्या पूरा फट से तुमको चिपका दिया। अभी याद रखो वेरिएबल्स का जो मैं बता रहा था, सबसे पहली बात तो अगर मैं लिखता हूँ इंट A तो क्या चलेगा, तो ये चलेगा। अगर मैं लिखता हूँ इंट A5 ये भी चलेगा। क्यों, लास्ट में क्या है, नंबर। किसी ने बोला मतलब सर नंबर रख सकते क्या, तो रख सकते। अगर मैं लिखा कैपिटल में A और A ये भी चलेगा, मैं ऐसा भी नाम दे सकता हूँ। मैंने लिखा इंट A, पहले लिखा 5, दूसरा लिखा A। अब ये नहीं चलेगा, क्यों भाई, इंटीजर ज़्यादा, नंबर ज़्यादा होता है, तो नंबर को पहला कभी नहीं रखने का। अल्फ़ाबेट बोलता है भाई तेरे को इंग्लिश से चुरा है ना, अल्फ़ाबेट बोलता है देखो ये A है ना, ये कहाँ से मिला, अपने को इंग्लिश से मिला। तो ये बोलता है भाई हम लोग तो एक टोटल 26 लोग हैं, लेकिन हम लोग को दर्जा तू ज़्यादा देगा, हम लोग को पहला रखने का। अगर तू पहले नंबर रख दिया तो मैं एरर दे दूंगा। बात समझ में आया। तो बोलने का मतलब क्या है, A से लेके Z तक, कैपिटल A से लेके Z तक कैसा भी नाम लिखो चलेगा। जैसा अगर मैं लिखा इंट A Z B Z C Z सब चलेगा। लेकिन एक बात बताओ, इसके अलावा और क्या चलेगा, तो इसका आंसर है नंबर्स 1 2, मतलब 0 to 9, 0 to 9 भी चलेगा। जैसा एग्जांपल मैंने लिखा इंट A 159 164 ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अगर मैं लिखा हूँ इंट Z, लेकिन पहले अगर मैं लिखा 1 तो मुझे एरर दे देगा, बोलेगा भाई नंबर लास्ट में होना चाहिए या बीच में होना चाहिए। ऐसा Z1Z ये भी चलेगा, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, खाली लेटर होना चाहिए, बस ये दिमाग में रखो। इसके अलावा और क्या लगेगा, याद रखो एक उसके अलावा अंडरस्कोर लगेगा। क्या लगेगा, अंडरस्कोर। जैसा कि अगर मैं लिखता हूँ इंट अंडरस्कोर इक्वल टू 3 ये भी राइट है। अगर तुम इसको प्रिंट करोगे तो ऐसा लिखोगे %D, ऐसा लिखोगे कॉमा, यहाँ पे क्या लिखोगे अंडरस्कोर लिख दोगे तो तुम्हारे को आउटपुट आ जाएगा प्रिंट एफ में। समझ में आया, ऐसा लिख सकते हो। अभी किसी ने बोला सर 2 अंडरस्कोर डाल सकते क्या, तो 2 डाल दो। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 1 ऐसा भी चलेगा, अंडरस्कोर A ऐसा भी चलेगा,
अंडरस्कोर ये भी चलेगा, अंडरस्कोर ए ये भी चलेगा, अंडरस्कोर पहला रखो या बाहर सब चलेगा। बात समझ में आ गई। अभी आप लोग बोलेंगे सर अंडरस्कोर तो काम कर दिया, लेकिन आप बोले 0 और 9 भी चलेगा, तो मैं लिखता हूँ इंट ए भी देता हूँ, इंट 9 = 9, तो ये नहीं चलेगा भाई, क्योंकि वेरिएबल्स कैसे होना चाहिए तुम्हारे को, सिर्फ लेटर्स और कैपिटल में और स्मॉल में और अंडरस्कोर, ये हेल्पिंग लेटर्स, ये तुम्हारे हेल्पिंग नंबर्स है, ये तुम्हारे हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं A9 लिख दूँ तो ये मेरा काम करेगा। तो वेरिएबल कैसे बनते हैं समझ में आ गया। तो वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा कौन सा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, देखो उसका भी नॉलेज दे देता हूँ उसको मिटाकर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो देखो जनता, लोकल ग्लोबल में क्या फ़र्क है तुमको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल अपने देश के हिसाब से ले लेता हूँ। तो मान के चलो ये यूपी है और ये महाराष्ट्र है। अगर यहाँ से यहाँ का नेता जाएगा यहाँ यूपी में, बोलेगा कि भाई यूपी में नया कानून ला रहा हूँ, इसको ये पास करो वो पास करो, तो क्या यूपी में कानून पास हो पाएगा? तो आंसर है सीधा सीधा नो। यूपी वाला अगर इधर आके बोला कि भाई काम कर, मैं मुंबई का नाम बदल के कुछ और रख दे या कुछ भी कर दे XYZ, तो क्या ये काम होगा? तो आंसर है नो। रीज़न, भाई यूपी वाला यूपी में एक रहेगा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में रहेगा, मतलब इसकी औकात यहाँ तक सीमित, इसकी औकात यहाँ तक सीमित। एक बताने का मकसद है, मेरे को कोई किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, खाली एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसका जो पोजीशन है, इसकी जो वैल्यू है ये महाराष्ट्र में बहुत हाई रहेगी, इसकी जो वैल्यू है ये यूपी में हाई रहेगी। ऐसे सारे स्टेट में, अगर आप यहाँ पे कर्नाटक ले लो तो कर्नाटक वाला CM भी क्या करेगा, भाई यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वो यहाँ पे कानून बना सकता है। तो जैसे कि आप लोग समझ रहे हो, वैसे यहाँ पर भी ना, इसको बोलते हैं लोकल लेवल। इसको कौन सा बोलते हैं? लोकल लेवल। कौन सा बोलेंगे? लोकल लेवल। मतलब लोग अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं। तो CM लोग ने लोकल लेवल अपना स्टेट हो जाता है, याद रखो। लेकिन अब यहाँ पे अपने खड़े 1 मैन आर्मी, द बॉस मोदी जी, ठीक है। अब मोदी जी बोल रहे भाई एक काम कर, यूपी का नाम हट बदल, यूपी का नाम, यूपी में तो ये कानून ला, कर्नाटक में ये कानून ला, महाराष्ट्र में ये कानून। तो मोदी जी के पास इतना पावर है कि ये पूरे देश को, पूरा देश जितना हम लोग का 29 कुछ स्टेट है, यहाँ पर ये पावर लगा सकते कि नहीं लगा सकते। तो मोदी जी अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ बदलना चाहते हैं, इसका मतलब है ये ग्लोबली काम कर रहे हैं। कि कैसा काम कर रहे हैं? ग्लोबली काम कर रहे हैं। समझ में आया? वैसे हमारे पास वेरिएबल होते हैं जो लोकल होते हैं, जिनकी एक औकात लिमिटेड होती है, इसके अंदर ही काम कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। मतलब यहाँ का CM यहाँ के अंदर ही काम कर सकता है। तो समझ लो हमारे CM जो है ये हो जाते हैं लोकल वेरिएबल, मोदी अकेले से, मोदी जी जो खड़े वो क्या हो जाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। बात समझ में आ गई? तो ग्लोबल और लोकल में आपको बेसिक सा फ़र्क समझा। अब इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ वॉइड मेन, खोला और बंद किया। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इंट A = 10, प्रिंट F मैंने लिखा %D, यहाँ पे लिखा मैंने A। इसका मतलब क्या हो रहा है? A की वैल्यू यहाँ तक खत्म। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ A के रिलेटेड तो नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बना है कोई फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये खत्म होने के बाद मैं बताने वाला हूँ वॉइड मेन क्यों लिखते हैं ऐसा करके। तो ये समझ में आया? अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट B। बताओ ये कोई स्टेट के अंदर है क्या? मतलब ये कोई फंक्शन के अंदर है क्या? ये नहीं है। फंक्शन इसको बोलते क्या है बताता हूँ। तो B बाहर है, ठीक है, इन B बाहर है। तो मैं लिखा हूँ इन B = 20, प्रिंट F %D, यहाँ पे मैं लिखा A + B। इसका मतलब क्या हो जा रहा है? 10 + 20, आंसर मुझे आ जाएगा 30। मतलब भाई इसने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किया, तो ऊपर से ग्लोबल आके चेंजेस किया। ग्लोबल का मतलब क्या हो जाता है कि भाई कोई भी करली ब्रेसेस के अंदर नहीं रहता, एकदम हमेशा कहाँ रहता है? टॉप पे रहता है। जैसे हमारे मोदी जी कैसे एकदम टॉप पे रहते हैं, बाद में इनके यहाँ पे सब, इनके अंडरग्राउंड में सब इनके नीचे सब रहते हैं, वैसे यहाँ पर भी सब रहता है। ग्लोबल लेवल मतलब टॉप पे रहेगा, बाकी सब उनके नीचे रहेंगे। समझ में आया? अब इसका प्रोग्राम करके मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन प्रोग्राम करने से पहले तुमको मैं स्ट्रक्चर ऑफ एक बेसिक वॉइड मेन का C प्रोग्रामिंग का बताता हूँ। समझ में आया? इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे मैं फॉरवर्ड करता हूँ। तो कैसा मालूम है जनता? अभी ग्लोबल सीखते हैं। ग्लोबल मतलब क्या मालूम है? कोई भी फंक्शन के बाहर, करली ब्रेसेस के बाहर, तो दोनों करली ब्रेसेस बंद चालू हो गया लेकिन उसके बाहर A दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसको और डीप में समझ सकते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसको मांगते तो आगे चल के बड़ा वीडियो बना दूंगा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तुमको बेसिक सा काम पटा रहा हूँ यार। तो देखो अगर मैं ऊपर लिखा हूँ इंट A = 10, तो नीचे मैंने A = 10 इंट A दिया, मैंने A = 10 दिया, A प्रिंट हो गया, मेरा 10 आंसर आया। समझ में आया? अभी यही तुम्हारा सा एकदम बेसिक वाला ग्लोबल। मतलब ग्लोबल वेरिएबल मतलब लोकल वेरिएबल के अलावा। देखो B भी मेरा 10 है, A भी 10 है। अब इसमें मैं ताम झाम कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, कोई ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं रोकने वाला। लेकिन अभी B कहाँ बना है मेरा? एक मेन फंक्शन के करली ब्रेसेस के अंदर बना है।
अच्छा, ये करली ब्रेसेस के अंदर बना है, अब मैं उसको बाहर बुलाता हूँ बी को, बोलूँगा बी भाई एक काम कर, तू बाहर आ जा करके। समझ में आया? तो करली ब्रेसेस की जो चीज़ अंदर बनी है बी, उसको मैं बुला रहा हूँ बाहर, तो ये मुझे दिक्कत दे देगा। जैसा बाहर क्या लिखा हूँ मैंने, b = 20, तो मुझे क्या दे देगा, एरर। बोलेगा भाई क्या कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को सिर्फ तू अंदर बाहर बुला सकता है, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है b जैसा लोकल है तुम्हारा, करली ब्रेसेस के अंदर बना है, उसको सिर्फ और सिर्फ अंदर ही तुम लोग तामझाम उंगली कर सकते हो। और जो तुम्हारा a है, a को बोलेंगे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आया? जिसको कहीं से भी कभी भी बुला सकते हैं। क्लियर है? तो जब से देखो मैं 2 एडिटर की बात कर रहा था, सबसे पहला ले लेते टर्बोसी, दूसरा कौन सा है, देव C++, या सी जो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला मैं अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, printf, यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो। ऐसा बेसिक एक फंक्शन मैंने ले लिया, printf हेलो। अच्छा, ये printf मुझे पता है, ये printf से क्या होता है, प्रिंट होता है, लेकिन ये printf ना कहीं मौजूद है। जैसा एग्जांपल ले लो, मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई ये हिस्ट्री बुक निकाल, चले भाई एक काम कर CS की बुक निकाल, एक काम कर C प्रोग्रामिंग की बुक निकाल, डेटा स्ट्रक्चर की बुक निकाल, SQL की बुक निकाल, तो तुम लोग को बुक निकालने बोल रहा हूँ, तो कहाँ से निकालने बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियस तुम्हारे बैग में पड़ी रहेगी हो। तो तुम अगर बैग से निकाल रहे हो, मतलब बैग से यूज़ कर रहे हो, तो समझ लो एक बैग वाला जो शेप है वो तुम्हारा printf है ना, printf एक बैग में मौजूद है। वो बैग का नाम है स्टूडियो। क्या नाम है, स्टूडियो, #include studio.h। समझ में आया? अगर मैं studio.h लिख रहा हूँ, मतलब इसके अंदर जितनी भी बुक्स है, मतलब जितने भी ऐसी चीज़ें हैं, मैं सारे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो बुक है printf नाम की, ये किसके अंदर मौजूद है, ये वाले बैग के अंदर मौजूद है। ये बैग का नाम क्या है, studio.h। समझ में आया? अभी printf क्या है, एक फंक्शन है। printf एक क्या है, फंक्शन। कैसे मालूम पड़ेगा ये फंक्शन है, देखो यहाँ पे क्या है, राउंड ब्रैकेट है, तो फंक्शन की पहचान क्या है, राउंड ब्रैकेट। अगर ऐसा राउंड ब्रैकेट आ गया, हर जगह नहीं, 1-2 कंडीशन का छोड़ के, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ printf, अगर राउंड ब्रैकेट दिख गया तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ये फंक्शन हो जाएगा, सिंगल ही लेने का, डबल नहीं। क्लियर है? यहाँ पे तुमको समझ में आ गया? तो printf ये क्या है, मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेज में इसको मेथड बोलते हैं, बट अब इसको तुम फंक्शन समझ के चलो। ये फंक्शन कहाँ पर मौजूद है, स्टूडियो वाली लाइब्रेरी में। समझे, कहाँ पर मौजूद है, स्टूडियो में। तो स्टूडियो का मतलब क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, studio.h का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। इंक्लूड मतलब बोलना है भाई मुझे ना कोई चीज़ें तेरे studio.h से मुझे कुछ लेना है, मतलब मुझे कुछ इंक्लूड करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंक्लूड studio.h। हैश मतलब हो जाता है प्री प्रोसेसर। क्या हो जाता है, प्री प्रोसेसर। अभी इतने टाइम से मैं लिख रहा था फालतू सारी चीज़ें, तुमको मैं समझा नहीं था, मैं तुमको बताया भी था, मैं आगे समझाऊंगा। तो वही चीज़ें देखो, हैश इंक्लूड। मुझे अगर printf यूज़ करना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडियो लिखूंगा, इसके लिए मैंने यूज़ किया। अच्छा, अभी नीचे मैं बार बार देखोगे, गेट ch एक होता है टर्बो सी के अंदर, और एक होता है CLR SCR। 2 चीज़ होती है टर्बो सी के अंदर, क्या होता है, गेट ch और CLR SCR। क्लियर स्क्रीन, इसका माना क्या हो जाता है मालूम है, स्क्रीन को साफ करना। स्क्रीन को क्या करना, साफ करना। गेट ch मतलब स्क्रीन को रोक के रखना। अगर मैं 2 बार गेट ch लिखूंगा तो 2 बार मुझे बटन दबाना पड़ेगा आउटपुट में, 3 बार लिखूंगा तो 3 बार बटन दबाना पड़ेगा। गेट ch मतलब गेट कैरेक्टर, ch का मतलब क्या हो जाता है, और CLR मतलब क्लियर स्क्रीन, SCR का मतलब क्या हो जाता है, स्क्रीन। समझ में आया? तो देखो पहले क्या लिखूंगा, इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड studio.h, CLR गेट ch। ये भी कोई बुक के, ये भी दोनों बुक है। ये कौन से बैग में पड़ी है, तो ये है conio.h के अंदर है। तो यहाँ लिखूंगा मैं इंक्लूड हैश conio.h। अब तक भी आप लोग कोड करोगे अगर टर्बो सी में, तो भी आपका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि लिए जब जितना भी मैंने कोड किया है, अब मैं डेव में कर रहा था, टर्बो सी में बस एक बार करके मैं झलक बता दूंगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे conio.h। conio मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। क्या है यहाँ पे, कंसोल इनपुट आउटपुट। समझ में आया? तो कंसोल इनपुट हेडर, ये भी हम लोग क्या करें भाई, हम लोग तेरे बैग में से बुक निकालेंगे, कौन सी क्लियर स्क्रीन और गेट ch वाली। अब ये सारा कोड मैं लिखता हूँ ना, किसके अंदर लिखूंगा मालूम है, वॉइड मेन। किसके अंदर लिखूंगा, वॉइड मेन। अब ये वॉइड मेन है क्या, करली ब्रेसेस खोलने का, करली ब्रेसेस कम बंद करने का। देखोगे तो तुम खिचड़ी जैसा लगेगा। मैं फिर से एक बार रब करके इसका एकदम फेयर वाला डायग्राम बता दूंगा। तो ठीक है, तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कोड को हटा देता हूँ, फिर से कोड को लिखता हूँ, फिर तुम लोग को समझाता हूँ। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गेट ch मतलब कैरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म जो भी लिखा है,
स्टूडियो डाट मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट, फिर इसका क्लियर स्क्रीन, CLR मतलब क्लियर स्क्रीन हो गया, प्रिंट एफ मतलब फंक्शन। ये हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर, ये भी हैश का मतलब क्या होता है प्री प्रोसेसर। इंक्लूड क्यों लिखते हैं भाई, हम लोग तेरे बैग से, हम लोग तेरे हेडर फाइल से, हम लोग तेरे फोल्डर से कुछ चीज़ लेने वाले, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इंक्लूड लिखते हैं। ठीक है, इसको रब करता हूँ मैं फिर से इतने से टुकड़े को, मैं फिर से टुकड़ा फिर से बोलते हैं ना प्रॉपर वे में एकदम क्लीन बताता हूँ। अभी देखो टर्बो सी के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। टर्बो सी क्या बोलता है, सबसे पहले क्या लिखने का, हेडर फाइल, इसको क्या बोलते हैं हेडर फाइल, इंक्लूड कोनियो डॉट एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये दो समझ में आ गया। अभी लिखा था वॉइड मेन, ये क्यों लिखते अभी बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या लिखा था क्लियर स्क्रीन, इसके अंदर क्या लिखा था प्रिंट एफ हेलो, इसके अंदर क्या लिखा था फिर इसके नीचे गेट सी एच ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद ये बंद हो गया। तो मतलब देखो जितना भी कोड लिखूंगा मैं हेडर फाइल के अलावा, जितना भी कोड लिख रहा हूँ सारा कोड कहाँ पर आना चाहिए, मेन फंक्शन के अंदर आना चाहिए। कि सर फिर इसका नाम मेन ही क्यों दिए, MAIN, M कैपिटल क्यों नहीं दी जब इतना पावरफुल है। तो याद रखो सी प्रोग्रामिंग है ना, सी प्रोग्रामिंग बोलता है मैं जो भी फंक्शन बनाएगा ना स्मॉल लेटर में रख। देखो M, अभी देखो प्रिंट एफ, ये भी फंक्शन है ना। देखो फंक्शन कैसे मालूम पड़ा, देखो फंक्शन की पहचान क्या है, देखो राउंड ब्रैकेट, देखो ये भी राउंड ब्रैकेट, ये भी राउंड ब्रैकेट, ये भी राउंड ब्रैकेट, सारे फंक्शन ऑलरेडी किस में बने, स्मॉल लेटर्स में बने। तो बोल दिया भाई तू मेन को भी स्मॉल बना, ज़्यादा हाईमारी मत कर, एक को कैपिटल 4 को स्मॉल बनाएगा तो लोग के खानदान में दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए सबको क्या कर दिया स्मॉल, सबसे पहला पॉइंट। मेन ही नाम की जगह कुछ और नाम दे सकते क्या, तो याद रखो दे सकते, लेकिन कस्टमाइज बदलना पड़ेगा इसका, तो सब हाईमारी पे मत पड़ो। तो मेन रखा है, सी प्रोग्रामिंग बोलता है भाई नहीं मेन, सी के बहुत सारे जितने भी प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट सब मेन नहीं रखे। तो याद रखो जब भी हम लोग कोड लिखेंगे सारा कोड किसके अंदर होना चाहिए, मेन फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, ये स्क्रीन को साफ करेगा, कैसे करेगा इसका कोड पूरा बता दूंगा। प्रिंट एफ हेलो प्रिंट करेगा, गेट CH मेरा एक बार आउटपुट इनपुट स्क्रीन से आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। क्लियर स्क्रीन नहीं लिखूंगा तो जो पुराना आउटपुट है मुझे बार बार आते रहेगा। क्लियर है। अभी वॉइड क्या है, वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, वॉइड का मतलब ही होता है क्या है, कुछ नहीं। मेन बोलता है भाई जब तू कुछ लिखेगा ना, कोड तेरा खत्म हो जाएगा ना, तो रिटर्न में मुझे कुछ थैंक यू नहीं चाहिए, जैसा है मुझे वैसी रख। बात समझ में आया। तो अभी ये चीज़ है ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो सेम यहाँ पे भी है, स्टूडियो इंक्लूड STDIO स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे सेम समझ में आया। देव सिंह देखो थोड़ा आसान कर देता है। अभी बोलता है सर क्लियर स्क्रीन और गेट CH यहाँ नहीं करना है क्या, तो देखो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन गेट CH की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट मेन है। अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो गेट CH नहीं लिखा हूँ तो मेरा कोड राइट है, खाली आउटपुट होल्ड मतलब आउटपुट स्क्रीन नहीं आएगी। अच्छा अगर मैं कोनियो डॉट एच नहीं लिखता हूँ तो मुझे 2 एरर आ जाएगा, बोलेगा भाई क्लियर स्क्रीन और गेट CH कहाँ से आया। अगर मैं स्टूडियो नहीं लिखूँ तो मेरे को बोल देगा भाई प्रिंट एफ कहाँ से आया। बात समझ में आ गई। मैं स्टूडियो की लिखा के लिए मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना है, तो मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी भी वैल्यू है मेरी, मतलब जितनी भी मेरी प्रिंट एफ में हेलो लिखा हो सारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे गेट CH क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे क्या लिखना है, वॉइड, वॉइड लिखूँगा तो एरर दे देगा, वॉइड लिखूँगा तो क्या देगा एरर। टर्बो सी बोलता है कि वॉइड लिख इंट लिख चलेगा, लेकिन देव C+ बोलता है सिर्फ इंट लिख। इंट मतलब क्या है, डेटा टाइप, रिटर्न टाइप। इसको ये वाले पार्ट को बोलते हैं रिटर्न टाइप, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। मतलब फंक्शन के नाम के बाजू में अगर कुछ वर्ड आ जाए, देखो फंक्शन का नाम है मेन, उसके बाजू में कुछ वर्ड आया, क्या वर्ड आया, वॉइड आया या तो इंट आया, तो इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न टाइप। अभी तुम लोग बोले सर ये तो डेटा टाइप था, तो याद रखो मैं लिखूंगा इंट a लिखूंगा तो ये डेटा टाइप बन जाएगा, लेकिन फंक्शन से पहले आ गया तो क्या बन जाएगा, रिटर्न टाइप। क्या बन जाएगा, रिटर्न टाइप। वहाँ लिख के रखो, तो ये भी क्या है मेरा रिटर्न टाइप है। तो अगर ये रिटर्न है, रिटर्न टाइप है, तो कुछ रिटर्न में मांग रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न, उसको देने का 0, रिटर्न क्या 0। अभी 0 क्यों, तो मेन ने क्या बोला था कि भाई मेरे को बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली रखने का, मेरे को थैंक यू की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है होने दो। वैसे मेन यहाँ पे भी बोलता है भाई इंट है, मतलब कुछ ना कुछ मांगेगा, तो इंट को पहले ही समझा देता है भाई तू जो मांगना मांग, लेकिन मैं कुछ कैच करूँगा नहीं। तो जब ये रिटर्न आता है तो ये क्या ले लेता है अपने साथ, 0।
किसी ने बोला सर यहाँ 5 लिखेंगे तो भी चलेगा, 10 लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मेन को उससे लेना देना नहीं है। मेन वो सब वैल्यू का कुछ करता नहीं है। मेन को थैंक यू अगर तुम 50 बार बोले या 500 या तो 50 बार यहाँ लिख दो, 500 लिखो, 5000 लिखो, मेन बोलेगा मेरे को सब फ़र्क नहीं, मेरे को हमेशा एकदम खाली रखो। बात समझ में आई? ये दोनों कोड मैं तुमको प्रैक्टिकल में अभी बताने वाला हूँ कैसा देखो काम करता है, ठीक है। दोनों कोड प्रैक्टिकल में तुमको बताता हूँ, बेसिक वाला। हालांकि सब लोग कोई भी प्रोग्रामर कोई भी यूट्यूब पे देखोगे सबसे पहले आप लोग को यही समझाया रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तरीका पे जाओ, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा चैनल वीडियो देखो, आपको पूरा प्रॉपर समझेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ये प्रॉपर वाला है। अब तुमको इसका प्रैक्टिकल दिखाने जाता हूँ। चलो काम पटा देता हूँ तुम लोग अभी मैं फटफट। तो यहाँ पे अभी तुम लोग देख लो, दोनों चीज़ में मैं बता देता हूँ कि कैसा काम होता है। तो हैश इंक्लूड, हैश क्या है जल्दी जल्दी रिपीट कर लो। हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर। studio.h, स्टूडियो मतलब क्या है तुम्हारा हेडर फाइल तो है ही है ये, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। हेडर फाइल बोल सकते हो, हेडर बोल सकते हो। अभी मैं इंक्लूड क्यों करता हूँ मालूम है, मैं बोलता भाई प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ जो उसको प्रोग्राम बोलते हैं, तो मैं बोलता भाई एक प्रोग्राम देख, मेरे को ना studio.h की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं ना उसको लिखता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं नहीं लिखता हूँ। तो अभी क्या ज़रूरत पड़ी वो भी मैं बताता हूँ। पहले उसके नीचे जाते हैं इंट मेन। इंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न टाइप, अभी बता चुका था, समझ में आया। और मेन, अब यहाँ पे मेन का एम स्मॉल होना चाहिए, कुछ कैपिटल विपिटल वाला शॉर्ट नहीं है। अगर आप लोग इंट मेन लिख रहे हो तो नीचे रिटर्न लिखना ज़रूरी है। अगर आप इंट की जगह वॉइड लिखोगे तो रिटर्न नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये देव C++ शायद वॉइड को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इंट जो है वो तुम्हारा रिटर्न टाइप है। अब मैं लिखता हूँ इंट a = 10, तो वो तुम्हारा रिटर्न टाइप नहीं हुआ, वो तुम्हारा फिर डेटा टाइप हुआ। बात समझ में आई? रिटर्न टाइप और डेटा टाइप में फ़र्क क्या है। और सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन को ही काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है। आप लोग अगर मेन की जगह कुछ और वहाँ लिख दोगे या तो मेन की जगह एम लिख दोगे तो भी आपको ये दिक्कत देगा। तो प्लीज़ मेन का नाम कभी भी बदलना मत, मेन को मेन ही रहने देना। क्लियर है? अभी जब मैं इंट लिखा हूँ तो मुझे लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0 printf के बाद। देखो मैं अभी लिखूँगा तो यहाँ पे कोई भी एक मैसेज पास करो जो तुम्हारी मन मर्जी में आए। मैंने बेसिक सा हेलो लिखा, क्लियर है। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रिटर्न 0। रिटर्न क्यों लिखा, क्योंकि इंट है। इंट अगर मेन नहीं होता तो मैं रिटर्न नहीं लिखता, रिटर्न का कुछ काम में नहीं होता। तो देखो सेव करना बहुत बचकानी चीज़ है, इसको बार बार बता के कुछ फ़ायदा नहीं, आप लोग की बेइज्जती वाला हिसाब है। तो चुपचाप इसको सेव करके तो अभी रन कर लो सेव करने के बाद, और फिर स्टार्ट करो। देखो हेलो करके दिख गया, तो चमचमाता हुआ मेरा आउटपुट आ गया। अभी हेलो की जगह तुम लोग ये लो, पी लो, सी लो, जो लिखना है वो लिखो यार, वो सर दर्द मत झुकाओ। तो यहाँ पे अभी तुम लोग फिर से क्या करो, कंपाइल करो। अभी मैं देखो फिर से हेलो आ गया, तो मैंने ना रिटर्न में ना 0 की जगह क्या लिख दिया था, 10। तो उससे कोई मतलब नहीं है, मेन वो रखता भी नहीं अपने पास। देखो हेलो प्रॉपरली चमक के आ रहा है, तो लेकिन उसको लास्ट में याद रखो 0 ही रखो, क्योंकि वो रिटर्न 0 ही होना चाहिए। ज़्यादा लिखकर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू मिलेगा नहीं। तो इंट रिटर्न 0 ही रखो करो रिटर्न में। चलो ये हो गया। अभी टर्बो सी में आते। टर्बो सी मतलब तुम्हारा ब्लू स्क्रीन, ठीक है। तो ये ब्लू स्क्रीन में अभी देखो हम लोग सीखेंगे क्या। अब यहाँ पे भी सेम जैसा फाइल रखे हुए थे हम लोग वैसे स्टाइल करते, फाइल न्यू। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए पूरा प्रॉपर स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग अपना कोड फटाफट लिखना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, सबसे पहला हेडर फाइल। हेडर फाइल एक स्टोरेज का काम करता है। हेडर फाइल किसके सा काम करता है, एक स्टोरेज का। अगर मान लो आपको हेडर फाइल के अंदर की चीज़ें नहीं चाहिए तो आप हेडर फाइल लिखोगे ही नहीं। तो याद है हेडर फाइल्स कब क्यों काम आता है, स्टोरेज करने के काम आता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट मेन, तो लास्ट में क्या लिखना होता है हमको, रिटर्न। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। मैंने रिटर्न लिख दिया। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf, जो भी लिखना है ऐसा। यहाँ पे भी सेम मैसेज पास करना है, करो हेलो करना है, हाय करना है, जो करना है करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास कर दिया हेलो नाम का। तो देखो मुझे आउटपुट आया बराबर। देखो तो मेरा स्क्रीन ब्लैक हो रहा है फिर हट जा रहा है। देखो फिर से देखो ब्लैक हो रहा है हट जा रहा है, मतलब स्क्रीन ये होल्ड नहीं हो पा रहा है। तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मुझे कौन लगेगा, गेट ch, गेट कैरेक्टर। भाई स्क्रीन को पकड़ के रख। देखो अभी भी कह रहे थे, तो स्क्रीन होल्ड करने का मैं लिखता हूँ गेट ch। लेकिन गेट ch कहाँ पर है, हेडर फाइल में। उसका नाम क्या है, इंक्लूड conio.h। कोनियो का माना होता है कंसोल, बता चुका हूँ। तो याद रखो मेरी बात, अगर आप लोग को हेडर फाइल के अंदर की चीज़ें नहीं यूज़ करना है तो आप लोग को हेडर फाइल लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको गेट ch यूज़ करना है मजबूरन। तो
तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोनियो डॉट एच, और प्रिंट एफ लिख रहे हो मतलब स्टूडियो डॉट एच। मैं रन किया, जो कचरा दिख गया यार, तो एक बार मैंने हेलो लिखा, 5 से 7 बार ये कचरा कचरा आ रहा है। तो ये क्या करता है, पुराना जितने प्रीवियस आउटपुट रहता है ना वो दिखाता है। तो एक बार मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अब समझ में आया CLR SCR क्यों लिखते हैं, यहाँ पे आया हेलो। एक बार स्क्रीन को साफ करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, CLR SCR, स्क्रीन को साफ। अभी देखो फिर से मैं रन करता हूँ, 2 बार आ गया। तो ये जितने बार भी रन करूँगा 3 बार आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है। तो क्लियर स्क्रीन लिखने से क्या होता है, एक ही बार आएगा, जो मतलब दिख रहा है वो सेम चीज़ आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो CLR SCR और गेट CH ये कहाँ पर है मालूम है, कोनियो डॉट एच के अंदर है। और ये जो दूसरा वाला है प्रिंट एफ, ये स्टूडियो के अंदर है। अभी देखो मुझे 2 एरर आ रहे हैं, क्यों, मैंने CLR और गेट CH यूज़ किया ना, तो मुझे क्या लगेगा, कोनियो डॉट एच। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक दिमाग में रखो और इसका कोड स्टार्ट करो स्क्रीनशॉट लेकर। तो देखो बहुत ही सिंपल वे में एक और टॉपिक आता है, डिक्लेयर अपना कांस्टेंट या तो दूसरा टॉपिक है और हैश डिफाइन। ये तुम्हारे बुक का ही टॉपिक है, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहला मैं लिखता हूँ इंट ए। अब मैंने यहाँ पे दूसरी जगह लिखा इंट b = 10। अब देखो दो चीज़ का फ़र्क है। ये इतना सा टुकड़ा दिया है और इसमें ना दोनों वैल्यू के साथ दिया है, मतलब डेटा टाइप वेरिएबल, बस डेटा टाइप वेरिएबल वैल्यू। तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। सिर्फ वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने, अंदर वैल्यू नहीं डाला, तो क्या बोलूँगा, डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे दिया तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन। लेकिन साथ में वैल्यू भी दिया तो क्या लिखूंगा मैं, विद इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब ये b = 10, c = 12, मतलब वैल्यू पास करना, बस वेरिएबल को वैल्यू देना, मतलब क्या, इनिशियलाइज करना। अभी कल को तुमको मैं बोलूँगा मैं 4 वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो समझो ना, ABCD, a = 10, b 20, 30, 40 ऐसा करके CD तक मैं वैल्यू दे दूंगा। तो डिक्लेरेशन मतलब सिर्फ ये देना, इनिशियलाइजेशन मतलब सिर्फ तुमको डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइज करना। बात समझ में आ गई। तो ये भी वेरिएबल वाले टॉपिक पे लिख सकते हो तुम लोग, ये तो उसके बाद भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, के लिए ये टॉपिक में अभी मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी तुमको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये रब करके, ये देखो लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अगर मैं लिखता हूँ इंट a = 10, मैंने लिखा प्रिंट एफ, मैंने लिखा यहाँ पे %d a, मेरे को आउटपुट में क्या आएगा, तुम लोग अब इतना तो नॉलेज गिर गया रहेगा, मेरे को आउटपुट में क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। आउटपुट में पहला 10 आएगा। अभी मैं कर दिया a = 11, अभी मैं क्या आ जाएगा, 11। a = 12, अभी क्या आ जाएगा, 12। मतलब जितना तुम समझ रहे हो, जितना लेटेस्ट आउटपुट रहेगा। अभी यहाँ पर मैं लिख दिया a = 4, अब क्या आएगा, तो आउटपुट में आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है, जितना तुम लोग, मतलब पहले क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11, 12, फिर लास्ट में आउटपुट में क्या आ जाएगा, 4। ये तीनों हट जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ 4। अभी यहाँ तुम लोग ध्यान दो, मैं चाहता हूँ ना भाई, ये a की वैल्यू कोई बदले नहीं, a की वैल्यू कोई बदले नहीं, हमेशा फिक्स रहे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट इंट a = 10। मैं क्या लिख दूंगा, कॉन्स्ट इंट a = 10। इसका मतलब भाई इसके ऊपर स्टैम्प लग गया कि भाई ये वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। बात समझ में आया। तो a की वैल्यू क्या है अभी, 10। मैं बोल रहा भाई मेरे में खुजली है, मेरे को बदलना है, मैं कर दिया a = 11, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, मैंने क्या लिख दिया, a = 11। अच्छा, वैल्यू बदल रही है कि नहीं बदल रही है, बदल रही है, तो ये बोल देगा एरर। क्या बोल देगा, एरर। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल बन गया, क्यों, बाजू में कौन सा लगा, कौन सा वर्ड लगा, कॉन्स्ट लगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वैल्यू क्या, 10 फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 11 करने जाऊँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम देगा। बात समझ में आ गई। ये तुम्हारा कॉन्स्ट है, वैसे ही तुम्हारा हैश डिफाइन भी है। अभी देखो हैश जो आ रहा है, पहले हेडर फाइल होती है, पता है ना आप लोग को। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, डिफाइन ए लिखने का, डिफाइन A6। समझ में, मतलब a की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 6 रहेगी। अभी देखो मैं यहाँ पे लिखा इंट b, ठीक है, ऐसा बेसिक लिख दिया, b लिखा मैंने, तो मैं लिखा a = 7। ऐसा नहीं, मैं तुमको एकदम और इजी वे में बताता हूँ। देखो मैंने क्या, ये हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखो वर्ड मेन खुलेगा, बंद होगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ %d।
अभी मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 7, a बन चुका ऊपर मेरा, a इक्वल टू 7। अभी यहाँ पे इंट नहीं लगता है, डायरेक्ट ये ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ पर टाइप अपने आप कैच कर लेगा ऐसा लिखेंगे तो। लेकिन ये बेनिफिट है, क्यों बेनिफिट है, आप उनको मालूम पड़ जाता है भाई ये कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का, यहाँ पे टाइप नहीं समझता है तो इसके लिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करने का। प्रिंट एफ, तो अभी मेरे को वैल्यू क्या ए है, ए इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 7, ऊपर मैंने क्या डिफाइन किया था, ए को 6, तो यहाँ पे ये भी क्या दे देगा, एरर। बोलेगा भाई तुम क्या कर रहे हो, हमेशा याद रखो डिफाइन के भी वैल्यू को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन इससे बेटर ये कंसेप्ट है कॉन्स्ट का, के लिए यहाँ आपको टाइप दिख जाता है भाई ये इंटीजर टाइप का। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ ये कौन से टाइप का बताओ, तो तुम लोग बोलेंगे सर ये इंटीजर है, मैं बोलूँगा ये शॉर्ट है, तुम लोग बोलेंगे सर, अच्छा मैं बोल दूंगा कि ये कौन से टाइप का बताओ, तुम लोग बोलेंगे सर फ्लोट है, तो मैं डबल में भी तो यूज़ कर रहा हूँ, लॉन्ग डबल में भी तो आता है। तो ये दुनिया भर की मगजमारी होती है, याद एकदम बेसिक सा फंड है। यहाँ पर तुम लोग कभी भी ऐसा डिफाइन को यूज़ मत करो, बस तुम्हारे बुक में था करके तुमको ये मैं पढ़ा दिया। इस चलो दोनों का कोड मैं बताता तुमको कैसा होता है, तो ये कोड लिख के तुमको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा कि भाई कांस्टेंट और डिफाइन का हम लोग वैल्यू बदल नहीं सकते हैं। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यार ये मोहर वाली बात हो जाती है, जहाँ पर तुमको फिक्स कुछ चीज़ें करना होता है तब हम लोग लेते हैं कॉन्स्ट और डिफाइन को। तो इसको भी चलो सीख लेते, फटक देनी सी, ज़्यादा कोई लंबी नहीं करेंगे हम लोग। एक नॉर्मल सा मैंने पहले तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मेन का, मेन को फंक्शन बोलते हैं, याद रखो फंक्शन या मेथड कुछ भी बोलो। तो फंक्शन इंट लिखा हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा नीचे, रिटर्न 0। क्लियर है। अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक बचकाना सा तुम लोगों को समझाने के लिए, जो ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ए की वैल्यू कितना है, 20 है, मैंने नीचे बदल दिया, बोला भाई मेरे को ना खुजली है, मैं इसको 33 कर देता हूँ। अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या लगेगा, इंटीजर को प्रिंट करने के लिए % बकवाना यार %d लगेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 33, ए के अंदर मतलब क्या आ जाएगा 33। तो मैं इसको सेव किया फटफट, कोई भी नाम मत दो, कॉन्स्ट देना के लिए तुम लोग प्रैक्टिस क्या करें, कॉन्स्टेंट और डिफाइन करें, बट तुम लोग खाली कॉन्स्ट देखो एंड डिफाइन चिपका के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम लोग ऐसा बेसिक नाम दे दो, सेव कर लो अपने फोल्डर में जहाँ भी करना है, ऐसी जगह करो रिटर्न मिल जाए, ये तुम्हारा खोजने पे मिलने वाला चीज़ बेकार है। तो तुम लोग यहाँ पे कंपाइल एंड रन करो, देखो तुम लोग को यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी अभी आउटपुट में 33। ध्यान से देखो दिखा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना क्या करता हूँ इसको कॉन्स्ट बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई काम कर, इसको कांस्टेंट बना के रख। क्या बना के रख, कांस्टेंट, CONST, कॉन्स्ट। काला हो गया दिख रहा है, हाँ कॉन्स्ट हो गया। अभी A इक्वल टू 20, तो क्या कांस्टेंट वैल्यू को बदली जा सकती है वो चेक करते हैं। तो पहले 20 था, उसको नीचे मैंने क्या किया 33। अब ये मुझे क्या करेगा, पट्टा मारेगा, बोलेगा भाई क्या कर रहा है, देखो वैल्यू बदलना है तो कॉन्स्ट वर्ड को वटा वहाँ से, जो कॉन्स्ट लिखा है उसको तो चेंज नहीं कर सकता है। फिक्स वैल्यू, कॉन्स्ट मतलब क्या, फिक्स वैल्यू। जैसे एक और बार देख लो, मैं रन करता हूँ, अब ये रन हो जाएगा एकदम मोहब्बत वाला। देखो मुझे आंसर मिल गया एकदम मोहब्बत वाला। लेकिन दिक्कत क्या मालूम है दोस्त, अगर कांस्टेंट को बदलूंगा तो मुझे क्या दे देगा, ये एरर दे देगा। अब मान लो मैं इसको वैल्यू देता ही नहीं हूँ, मतलब ना 0 दिया ना 1। अभी मैं इसको रन करता हूँ, अभी रन करने पे क्या बोलेगा मालूम है, 0 दे देगा। रन करने पे क्या दे देगा, 0। लेकिन एक्चुअल में इसको क्या बोलना चाहिए मालूम है कि भाई कांस्टेंट को इनिशियलाइज कर, मतलब इसके अंदर वैल्यू डाल। तो याद रखो कुछ पॉइंट मैं तुम लोगों को कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू रहता है ना, उसको हमेशा हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज करना कंपलसरी, ये समझ के चलो, ठीक है। तो कॉन्स्ट इंट ए ये लिखने का तरीका है। कॉन्स्ट फ्लोट लिख सकते हो, कॉन्स्ट कैर, जो लिखना है वो लिख सकते हो। बात समझ में आया, साइन अनसाइन सब इसमें यूज़ कर सकते हो। तो देखो कॉन्स्ट समझ में आया। अभी ले लेते सेम उसके ऐसा मिलता जुलता डिफाइन। तो देखो डिफाइन A इक्वल टू 10, इक्वल नहीं डालना, डिफाइन A 10 ऐसा लिख देना एकदम बेसिक भाषा में। तो अभी A की वैल्यू 10 है, तो देखो नीचे 10 प्रिंट होके आ जाएगा। देखो दिख गया तुम्हारे को 10। वैसे ही यहाँ पर मैं दूसरा कुछ उंगली करता हूँ। तो देखो एक मशहूर चीज़ तुम लोग सुने रहोगे, पाई इक्वल टू 3.14 होता है, याद है कि नहीं। तो इक्वल नहीं डालना है, खाली डालना डिफाइन पाई 3.14। फ्लोटिंग वैल्यू इसके लिए F, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, लिख दूंगा F, यहाँ पे क्या कर दूंगा F। समझ में आया। पाई लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पाई लिखूंगा, F नहीं लिखूंगा। तो देखो तुम लोगों को थोड़ा बहुत गड़बड़ी लगेगी। अभी देखो ये एरर फेंकेगा मुझे, बोलेगा भाई क्या कर रहा है, पाई लिखना है उधर, F नहीं लिखना है। तो बाई मिस्टेक कभी कभार हो जाता है यार। तो ये पाई लिखा मैंने। अभी देखो मैं इसको रन करूँगा, सेव करके, सेव करते रहना घचाघच, टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो 3.14 है, लेकिन बाकी का 4 वैल्यू। क्यों, फ्लोट क्या बोलता है, मैं 6 पॉइंट के बाद 6 वैल्यू प्रिंट करूँगा। तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। चलो मैं उंगली कर देता हूँ, बोलूँगा भाई पाई की वैल्यू मैंने बदल दिया, अपन बाप है इसके, अपन बदल रहे इसकी वैल्यू।
तो अगर मैं बदलने जाऊँगा तो सीधा मेरे को पट्टा मारेगा। क्या बोलेगा? बोलेगा भाई क्या उखाड़ रहा है, पटेली मत कर, तो पाई की वैल्यू जब ऊपर दिया है डिफाइन कर रहा है, मतलब कॉन्स्ट के ऐसा ही काम कर रहा है, तो तू यहाँ चेंज नहीं कर सकता। तो अगर बेसिक वाला एग्जाम्पल हम लोग A = 10 था, तो इसको भी हम लोग क्या कर देते, बेसिक सा ए कर देते जितना भी था। और याद रखो दोनों में बेटर है कांस्टेंट, दोनों में बेटर कौन है? कांस्ट बेटर है। डिफाइन वाले को ज़्यादा इस्तेमाल ना करो तो बेटर है, कांस्ट को यूज़ किया करो। कांस्ट से हमको ये समझ में आ जाता है कांस्ट के बाजू में इंट लिखा है या फ्लोट लिखा है या शॉर्ट इंट लिखा है या अनसाइन इंट लिखा है या साइन इंट लिखा है। लेकिन डिफाइन A = 10 लिखो, A10 लिख दिया मैं, तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा ना लाला ये कौन सा है, अनसाइन इंट है या साइन इंट है, ये नहीं समझेगा हम लोग को। बात समझ में आ रही है? तो देखो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है टाइप कास्टिंग, जो आप लोग को ना लॉन्ग लाइफ इंपॉर्टेंट लगेगा। कौन सा टॉपिक है ये? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग ये टॉपिक क्या करता है मालूम है? वेरिएबल का मतलब डेटा टाइप का पूरा टाइप बदलता है। जैसा मैं लिखा हूँ इंट A = 10, मैंने लिखा हूँ फ्लोट B = 10.3, समझ में आया? F लिखूँगा। अभी यहाँ पे मैं लिख दिया printf में printf %f, मैंने क्या लिखा? %f, समझ में आया? तो अभी यहाँ पर तुम देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ मालूम है? B + A। तो B में वैल्यू क्या है? 10.3, A में वैल्यू क्या है? 10, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 20.3 बाय डिफ़ॉल्ट। तो याद रखो टाइप कास्टिंग में मतलब टाइप बदल देना। इंटीजर का टाइप क्या था? A का टाइप क्या था? 10 था ना, तो इसको बदल के मैं इसमें ऐड कर दिया, तो 10 और ये 10.3 टोटल कितना हो गया? 20.3। तो ये किधर चले गया? मेरे फ्लोट वैल्यू में। तो मतलब टाइप कास्टिंग में क्या होता है मालूम है? सीधा टाइप बदल जाता है। तो दो टाइप का टाइप कास्टिंग होता है, एकदम बेसिक वे में ले लो। पहला होता है इम्प्लीसिट। पहला क्या होता है? इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट क्या होता है मालूम है? एक बड़ा सा डब्बा है और ये छोटा डब्बा है। अब मान लो छोटे डब्बे का पानी, मतलब समझो छोटा इंटीजर था, बड़ा कौन है? फ्लोट है। तो छोटे डब्बे का पानी अगर मैं फ्लोट बड़े में डालूँ, मतलब छोटे डब्बे का डेटा अगर मैं बड़े में डालूँ, तो क्या ये ओवरफ्लो होगा क्या? नहीं ना, तो डेटा इसके अंदर ऐड हो जाएगा ना। तो ये कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट खुद कर लेता है। कंप्यूटर बोलता है भाई इसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग मैं संभाल लूँगा। मतलब छोटा डेटा टाइप तो बड़े में वैल्यू डाल, चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा। जैसे एग्जांपल ले लो, ये 10 था, ये 10.3 था, इम्प्लीसिट का एग्जांपल लिखा मैंने, तो B + A या तो A + B जो भी लिखना लिखो, B + A कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे F लिखा है, तो मतलब ये फ्लोटिंग में वैल्यू लेगा। तो B + A लिखा हूँ, मतलब 10.3 + 10, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मेरा फ्लोट हो जाएगा। इसके अंदर ये ऐड हो रहा है, देखो ये ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा? 20.3। तो इम्प्लीसिट मतलब जहाँ पर छोटा वैल्यू बड़े में जाए, छोटे डेटा टाइप का वैल्यू बड़े में जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कंप्यूटर करता है। कौन करता है? ये कंप्यूटर करता है बाय डिफ़ॉल्ट। कौन करता है? ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर करता है। बात समझ में आ गया? ये इम्प्लीसिट का एग्जाम्पल है। अभी मैं तुम लोगों को एक्सप्लिसिट बता दो क्या होता है। एक्सप्लिसिट में हमको दिखाना पड़ता है कि भाई एक्सप्लिसिट, देखो ये रब करके मैं बताता हूँ, उसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक्सप्लिसिट बताता हूँ। ये सारा वॉइड मेन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? ये सारा किसके अंदर लिखा है? वॉइड मेन के अंदर। वॉइड मेन गेट सी एच, अगर टर्बो सी में करें गेट सी एच, CLR SCR हैश इंक्लूड कोनियो स्टूडियो, जितना सब लिखा हुआ है, खाली मैं तुमको अंदर का मटेरियल बता रहा हूँ। ये जब दोनों होगा ना, मैं तुमको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। समझ में आया? तो इसको मैं मिटाता हूँ और तुम लोग को मैं इम्प्लीसिट क्या है बता दिया। इम्प्लीसिट मतलब छोटा वैल्यू बड़े में जा रहा है, बस। अभी एक्सप्लिसिट देखते क्या है, इसको मिटा के मैं बताता हूँ। तो इम्प्लीसिट क्या होता है, पर मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये भाई ये मेरा बड़ा डेटा है, मतलब फ्लोट है, ये हो जाता है मेरा इंट। अभी तुम लोग बोलेंगे सर फ्लोट भी 4 है, इंट भी 4 बाइट है, तो कैसे बड़ा हो गया? तो याद रखो फ्लोट में मैं लिखता हूँ 3.2, इंट में मैं सिर्फ लिख सकता हूँ 3.2 नहीं लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा हो गया छोटा डेटा बड़े में जा रहा है, छोटा डेटा बड़े में जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा टाइप हो गया? इम्प्लीसिट। अभी देखो एक्सप्लिसिट क्या करता है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है मालूम है? ये भी डेटा हो गया, अब बड़ा डेटा छोटे में जा रहा है, तो ये ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा? मतलब समझो फ्लोट की वैल्यू कहाँ पर जाएगी? इंटीजर में। तो इसका जो एक प्रोग्राम है मैं तुमको बेसिक करके बताता हूँ। देखो जैसा एग्जांपल ले लो, मैंने लिया इंट A = 10 बताने वाला हूँ। इसके बाद तुम्हारे को ये पूरा टाइप कास्टिंग वाला फंडा समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, मैं तुमको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो देख लो दोनों टाइप कास्टिंग में बता देता हूँ यहाँ पे। पहले तो इम्प्लीसिट देखते हैं। इम्प्लीसिट मतलब छोटा वैल्यू किसके साथ जुड़ रहा है? बड़े वैल्यू के साथ।
तो छोटा वैल्यू कौन है यहाँ पे 10 है, बड़ा वैल्यू कौन है यहाँ पे फ्लोट का है, मतलब 2.5f। तो दोनों एक साथ जुड़ेगा और दोनों एक जगह जाएगा। तो दोनों कहाँ पर जा रहा है तुम्हारा %f में जा रहा है। तो याद रखो दोनों क्या जुड़ रहा है, मतलब 2.5 जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है 10 से जुड़ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। अभी दोनों को जोड़ने पे आंसर क्या मिलना चाहिए मेरे को 12.5 मिलना चाहिए। तो देखो चेक करते मिलता है क्या, और 4 बार 5 बार एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाता है वो 6 बार टोटल देखो मिल गया बराबर है। तभी देखो टोटल 6 पॉइंट आता है, किसके बाद डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद टोटल 6 वैल्यू आती है। इसको मैं बता 22 कर देता हूँ। तो 22 करूँगा तो देखो 32 आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, छोटा वैल्यू बड़े के साथ जुड़ रहा है, मतलब छोटा वैल्यू बड़े में जा रहा है, तो डेटा लॉस नहीं हो रहा है। बात समझो बच्चों, डेटा लॉस कब होता है, जब बड़ा वैल्यू छोटे में जाएगा और उसको हम लोग चेंज करेंगे तब। क्लियर है। तो ये इम्प्लिसिट बहुत ही आसान था। अभी देखो एक्सप्लिसिट देखते हैं, एक्सप्लिसिट क्या करता है। एक्सप्लिसिट मतलब क्या हो जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बड़ा वैल्यू छोटे में जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो एक एग्जांपल इसका भी बचकाना वाला लेके रखते हो, तुम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं वैल्यू देता हूँ a = 10 डिवाइड बाई 3 करता हूँ, एकदम बेसिक। a के साथ क्या करता हूँ, तो देखो 10 की वैल्यू तो a में है ना, तो इसके लिए a डिवाइड बाई 3 करता हूँ, मतलब 10 डिवाइड बाई 3 मेरा आंसर क्या आ जाएगा। अगर इसको कॉमन से लगाओ, मैं f के अंदर पूरा स्टोर कर दिया हूँ, तो इसमें अगर मेरा ध्यान से देखोगे तो आंसर आना चाहिए 3.3333 रेकरिंग आता है, लेकिन ये फ्लोट है तो 3.6 बार 0 दे देगा। देखो अभी 3333 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो ऊपर इंटीजर था। बात समझ में आ रही है। मेरा 10 क्या था, a क्या था, मतलब इंटीजर था। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा भाई तुझे तो इंटीजर लाया है उसको कन्वर्ट कर, किस में कन्वर्ट कर, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कैसा कन्वर्ट करते हैं हम लोग, उसके बाजू में उसका डेटा टाइप लगाते हैं। याद रखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फ्लोट लिखूँगा। क्या लिखूँगा, फ्लोट। मतलब जो भी वैल्यू आ रही है मैं किस में चेंज करने वाला इसको, अभी फ्लोट में। तो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट का उल्टा एक्सप्लिसिट। तो देखो अभी मेरे को आंसर में क्या आ जाएगा 3.333 रेकरिंग 6 बार डिजिट आएगी पॉइंट के बाद। समझ में आया। एक्सप्लिसिटली ये हो रहा है। कैसे हो रहा है ये, एक्सप्लिसिटली। बस इतना दिमाग में रखो। इम्प्लिसिट एकदम बेसिक्स है, एक्सप्लिसिट में हमको क्या लगेगा, पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते देखो एक छोटा सा वर्ड है साइज ऑफ करके, साइज ऑफ। अब ये क्या करता है देखते हैं, इसको सीखते क्या बोलता है ये। मैंने लिखा इंट a = 10, ऐसा बेसिक लिख दिया। नहीं लिखो तो भी चलेगा। मैंने लिखा printf, मैंने यहाँ पे लिखा %d, मैंने यहाँ पे %d लिखा, कॉमा डाल के लिखूंगा साइज ऑफ इंट। क्या लिखा, साइज ऑफ इंट। तो इंट का साइज क्या है, 4 बाइट है, तो आउटपुट में आ जाएगा 4। अभी मैंने वही चीज़ लिखा, मैंने printf %d, मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा साइज ऑफ फ्लोट। क्या लिखा मैंने, साइज ऑफ फ्लोट। तो मेरे को कितना आ जाएगा आउटपुट में, फिर से 4 आ जाएगा। मैं फिर से लिखता हूँ %d साइज ऑफ कैर, तो आउटपुट में कितना आ जाएगा मेरे को, आउटपुट में आ जाएगा 1। मतलब ये साइज ऑफ क्या करता है, डेटा टाइप का साइज बताता है। तो चाहे ये लाइन लिखो मत लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा साइज ऑफ का काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो साइज ऑफ बेसिक था, तुम्हारे बुक में था, इसलिए तुमको मैं बता दिया। अभी इसके ऊपर एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है पता आप लोगों को, कैरेक्टर में है, स्ट्रिंग का करके है, स्ट्रिंग का टॉपिक है। वो कंप्लीट आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल में समझाने वाला हूँ। लेंथ क्या होता है, कॉन्केट क्या होता है, सारा उसमें समझा दूंगा। तो 1 शॉट में पूरा वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कीवर्ड। एक छोटा सा टॉपिक क्या है, कीवर्ड। मैं उसको रिपीट करूँगा अभी इसके भी, मतलब इसको यहाँ पे कीवर्ड को समझाऊंगा, तब जाके तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो तुम लोग को मैं पहले स्ट्रिंग वाला बता दूंगा, फिर इसके बाद मैं कीवर्ड समझाऊंगा। ठीक है। स्ट्रिंग वाला तुम लोग यहाँ देख लेना, पूरा प्रॉपर्ली कंप्यूटर में समझाने वाला हूँ। उसके बाद मैं कीवर्ड समझाऊंगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो देखो बहुत ही बचकाना प्रोग्राम रहेगा, बचकाने लेवल पे रहेगा ये। तो मैं एकदम सिंपल सा करके दिखाता हूँ तुम लोग को। मैं इंटीजर ऐसे ही लिखा हूँ, जस्ट एक नॉर्मल। उसके बाद मैंने डाल दिया %d। %d मतलब कुछ नंबर की बात होगी। तो यहाँ मुझे नंबर देना है, मतलब मुझे लिखना है कि इंट का साइज़ क्या है। जैसा मैं लिखूँगा साइज़ ऑफ इंट, तो देखो लिखा है 4, मतलब 4 बाइट का ना, इसके लिए 4। अगर वही मैं अगर यहाँ पे कुछ भी और लिखूँगा, जैसा फ्लोट लिखूँगा, कैर लिखूँगा, तो मुझे उसका वो भी आउटपुट देगा। तो देखो न्यू लाइन करके मैं क्या लिखता हूँ, कैरेक्टर। ऐसा मैं खुजली हो रही है, इसके लिए फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, तुम लोग की मर्ज़ी। खाली मैं बेसिक एग्जांपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो कभी तुमको साइज़ ऑफ करके ऑपरेटर आए तो ये सब सारा अच्छे से लिख देना, कोई डाउट वाला काम नहीं है। तो देखो साइज़ ऑफ लिखना है। अच्छा यहाँ पे %c क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्योंकि मुझे अभी भी नंबर चाहिए ना। तो ये दिमाग में रखो, मुझे नंबर चाहिए, कैरेक्टर नहीं चाहिए।
देखो मुझे ये एरर आएगा। क्या एरर आएगा देखो, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे डबल कोट्स बराबर बंद नहीं किया है, ठीक है। तो मैं डबल कोट्स बंद कर देता हूँ, रुको 1 मिनट। कैसा मोबाइल में टाइपिंग हो रहा है ना, तो अपन मोबाइल वाले क्या निब्बा नहीं जो बहुत टाइम लगाएंगे, तो टाइम काफ़ी लग जाता है क्योंकि अपनी टाइपिंग थोड़ा स्लो है मोबाइल के अंदर, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखो मैं हटा दिया, अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्लोट के लिए। तो फ्लोट के लिए भी क्या लिखूँगा मैं, ऐसी बेसिक फ्लोट का क्या आ जाएगा, फ्लोट परसेंट डी लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, परसेंट डी, ठीक है। मुझे वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, मुझे बस क्या करना है, उसका साइज़ बताना है। तो साइज़ ऑफ फ्लोट, ग्लोट नहीं लिखना है यार, फ्लोट होता है ये, तो मैं फ्लोट लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो पहला आउटपुट आएगा 4, कैरेक्टर का आएगा 1, फिर से आएगा फ्लोट का 4। तो 4 1 4, रुको मैं इसको एक लाइन में ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत घिचड़ी हो रही है। हाँ तो देखो समझ में आ गया। तो 4 1 4 आ जाएगा। सब में परसेंट डी क्यों लगा, समझ में आया, कि मुझे सबका साइज़ बताना है, और साइज़ इंटीजर फॉर्म में होता है। कोई तुम्हारे को बोले कैरेक्टर में साइज़ बता, तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी आउटपुट देखो क्या आएगा, 4 1 4, क्लियर है। तो टॉपिक का नाम क्या मालूम है, कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड। समझते क्या क्या होता है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब होता है, सी प्रोग्रामिंग बोलता है भाई यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैंने फिक्स बना कर रखा हूँ। तो जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिखता हूँ हैश इंक्लूड 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, जो लिखना लिखा। मैंने लिखा वॉइड मेन, ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे खोला, मैंने बंद किया यहाँ पे इंट a = 10, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा printf %d, साइज ऑफ लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने इंट, ऐसा बेसिक लिख दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिखा, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तुमको मैं बताऊँगा आगे चल के, लेकिन कीवर्ड्स क्या होता है पर इसको समझते एक डायग्राम के साथ। ये तुम्हारा घर है, एक इमेजिन करो तुम अपने घर में हो, तुम जैसे अपने घर के अंदर दरवाजे के अंदर जैसे एंट्री ली है, ठीक है। तुम अपने दरवाजे से, अभी मेरा घर ही छोटा सा, इसके लिए मैंने छोटा घर बनाया। तो तुम लोग घर के अंदर से एंट्री ली है, तो मान लो तुम्हारे घर में जैसे तुम कदम रखते हो, तुमको सबसे पहले तो शू रैक मिलेगा। शू रैक क्या करेगा मालूम है, शू रैक क्या स्पेलिंग मालूम नहीं क्या है, लेकिन देख लो समझ लिया। शू रैक मतलब जूता रखने का वो डब्बा। तो शू रैक मिलेगा, वहाँ पे तुम क्या रखोगे, जूता रखोगे। अच्छा ये तुम अपने घर में लाए नहीं हो, ऑलरेडी पड़ा हुआ था। फिर सेकंड तुम एंट्री ले रहे हो, जिस किचन में गए तो तुमको क्या मिलेगा, ग्लास मिलेगा, प्लेट मिलेगा, ठीक है। अभी तुम लोग तीसरा चीज़ क्या है, जैसे तुम लोग किचन में एंट्री लेके फिर तुम लोग किचन से खाना ना खाए, फ्रेश हुए, उसके बाद तुम लोग गए यहाँ पे बेड पे, तो तुमको मिल जाएगा पिल्लो, बेड मिलेगा, समझो कंप्लीट बेड मिलेगा, और तकिया वगैरह भी मिल जाएगा, पिल्लो वगैरह मिलेगा। तो मतलब जैसे तुम घर में एंट्री लेते हो, जैसे मैं प्रोग्रामिंग में एंट्री लेता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें बनी बनाई मिलती है, मतलब जैसे मैं घर में एंट्री लेता हूँ कुछ चीज़ें बनी बनाई मिलती है, वैसे प्रोग्रामिंग में भी कुछ चीज़ें बनी बनाई मिलती है। सी लैंग्वेज बोलता है भाई एक काम कर, तू ज़्यादा अपने साथ सारी चीज़ें मत ला, तू तेरे काम की चीज़ ला। जैसा अगर मान लो मुझे एप्पल खाना है, घर में एप्पल नहीं, मैं घर में एप्पल लेके जाऊँगा, लेकिन छुरी वहाँ रखी है, मैं छुरी से काट के खाऊँगा। बात समझ में आया। तो चीज़ें कुछ मैं लेके जाऊँगा, कुछ वहाँ से इस्तेमाल करूँगा। तो कुछ मुझे बना बनाया वर्ड्स जो मिलता है उसको मैं बोलता हूँ कीवर्ड्स, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कीवर्ड्स। समझ में आया। तो अप्रॉक्स 65 से 95 के बीच में कुछ कीवर्ड है, 65 के अराउंड कीवर्ड है हमारे सी लैंग्वेज में। तो तुमको ये मैं बता दूँ कैसे होते हैं। देखो इंट मैंने बनाया नहीं था, पहले से वर्ड बनाया था। इसके बाद मैंने फ्लोट, ठीक है, कैर, डबल, ये सब मेरे क्या है, कीवर्ड्स है। फिर इसके बाद वॉइड, फिर इसके बाद इफ़ एल्स, ये सब आगे आएंगे तुम लोग को। फिर इसके बाद स्विच, केस, डिफ़ॉल्ट, ब्रेक, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तुम्हारे को डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, उसके बाद रोक देता हूँ, डिफ़ॉल्ट, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है तुम्हारे को। कीवर्ड्स होता क्या है, जो बना बनाया चीज़ है हमको सही जगह पे वापरना है। हमको क्या करना है, सही जगह पे वापरना है। जैसा शू रह के हमको वहीं रखना है, हमको शूज़ ही रखना है। अभी शूज़ में तुम खाना रख के थोड़ी खाओगे, बेड पे है, बेड पे तुम जूता रख के थोड़ी सोगे। मतलब जो जहाँ चीज़ अवेलेबल है वो वहाँ चीज़ तुमको इस्तेमाल करना है। तो इंट का काम क्या भाई, तुमको वेरिएबल बनाना, तो तुम वेरिएबल बनाओगे। बात समझ में आ गई। कीवर्ड्स बहुत ही प्यारी चीज़ है। अगर कीवर्ड्स हटा दो तो तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनसुना रह जाएगा। जैसा मान लो घर से पूरी चीज़ें हटा लो तो तुम्हारा घर खंडेर हो जाएगा। वही तुम्हारे यहाँ पे कीवर्ड्स का चीज़ है। अब वेरिएबल्स की बात करते हैं। अगर किसी ने बोला सर मैं लिखा हूँ इंट a = 10, ये तो चलेगा। मैंने लिखा इंट, कोई भी कीवर्ड उठा लो, यहाँ से कैर लिखा है, मैंने लिखा कैर = 10, तो क्या चलेगा। तो हमेशा याद रखो अपना जो कीवर्ड्स होता है ना, कभी भी वेरिएबल नहीं बन सकता। तो ये कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड, ये फिक्स वर्ड है, ये लोग अपना पर्सनल काम है। वो बोला है भाई तू मेरे को वेरिएबल मत बना दे, मेरी इज्जत मत गिरा दे, तू मुझे कीवर्ड रखा है, कीवर्ड के तौर के भी यूज़ कर।
तो कीवर्ड के बाजू में कीवर्ड में कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। तो याद रखो वेरिएबल का एक और लाइन था कि भाई कीवर्ड्स कभी भी वेरिएबल नहीं बनेगा, वेरिएबल बनेगा ये कभी भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो कभी भी कीवर्ड्स को तुम वेरिएबल नहीं बना सकते। तो कीवर्ड्स के ऊपर भी मैं देखो तुमको दो चीज़ समझाता हूँ। अगर तुम लोग डेव C++ यूज़ करते हो, डेव C++ में तुमको देखना कीवर्ड्स हैं तुम्हारे को एकदम बोल्ड डार्क हो जाएंगे। बात समझ में आई? तुम लोग को करके दिखा दूंगा मैं, डेव C++ में डार्क हो जाएंगे। और जो टर्बो सी में ना तुम्हारी जो कीवर्ड्स है ना ऑटोमेटिक वाइट हो जाएंगे। तुम कुछ और वर्ड लिखो, जैसा अगर तुम वॉइड लिखो, अगर वी कैपिटल कर दो तो देखो ये ब्लू रहेगा, लेकिन अगर तुम इसका वॉइड का वी स्मॉल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा वाइट हो जाएगा। तो समझ में कीवर्ड्स क्या है? तो कीवर्ड्स के बारे में तुमको ये बेसिक सा था कि भाई खुद जहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे उसको इस्तेमाल करो। बात समझ में आ गई? तो इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, इसका प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो बहुत ही सिंपल है। कीवर्ड्स क्या होता है, पहले से बना बनाया वर्ड है उसको इसलिए बोलते हैं कीवर्ड्स। अभी जितना तुम लोग को ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू यहाँ पर, उसको हम लोग कीवर्ड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, इंट मेरा कीवर्ड है, इंक्लूड मेरा कीवर्ड है, रिटर्न मेरा कीवर्ड है, फ्लोट मेरा कीवर्ड है, डू, इफ़, एल्स, ये सब तुम्हारे को सेकेंड पूरा मॉड्यूल में आने वाला है, तो मैं सारी चीज़ सिखा दूंगा। अभी देखो उसको फ्रैक्शन नहीं पता क्या है, FOR कैपिटल है वो भी नहीं पता, INT का IN कैपिटल है नहीं पता। तो जो ब्लू हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड। ठीक है, तो वैसे ही टर्बो सी में भी होता है, टर्बो सी में वाइट कलर का हो जाता है। तो इसमें ब्लू उसमें वाइट, दोनों अपोजिट कलर को लेके बैठे, तो जो कलर का ये होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, कीवर्ड। और याद रखना कभी भी कीवर्ड बनाते हो तो उसको कीवर्ड की जगह ही यूज़ करो। अगर कीवर्ड को कोई बोला मैं वेरिएबल बनाऊंगा, जैसा मैं लिखता हूँ int a = 10, ये तो काम चल जाएगा, मेरा आउटपुट भी आ जाएगा अगर मैं प्रिंट करूँ तो। देखो अभी इधर ध्यान से, तो अगर मैं a को प्रिंट करना है तो %d लगेगा, तो मैं क्या लगा देता हूँ यहाँ पे %d। तो अभी यहाँ पे मैं बाजू में कॉमा करके a लिखता हूँ, सेमीकोलन लगा दूंगा, एरर आएगा सेमीकोलन नहीं था, तो सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अभी देखो मैं अगर रन करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा, a = 10, मतलब 10 की वैल्यू आएगी। अच्छा, किसी ने बोला सर a मत लिखो, कोई कीवर्ड डाल दो, तो देखो डू ब्लू कलर का हो गया, मतलब डू भी क्या है, कीवर्ड है। तो ये मुझे एरर दे देगा, बोलेगा भाई कीवर्ड को कीवर्ड की जगह इस्तेमाल कर, पटेली मत ठोक वेरिएबल बना के। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो जनता, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये पूरा चैप्टर समझा रहेगा। तो जितना भी मैंने सिखाया, अगर तुमको लगता है कुछ डाउट है, स्टूडेंट देखो तुम लोग के लिए मैं बना रहा हूँ, खासकर कोई बड़े हाई लेवल प्रोग्रामर के लिए नहीं बना रहा, तुम लोग के लिए बना रहा हूँ, तुम लोग के फ्रेशर स्टार्ट के लिए। अभी तुम यहाँ से कुछ और वर्ड नए जब लोग का वीडियोस देखोगे ना, तो फट स्टार्ट करके आगे ख़त्म कर दिया। तुमको यहाँ बेसिक से मैं पूरा प्रोग्रामिंग प्लस थियरी एक साथ मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। थियरी में क्या करना मालूम, जो मैंने हिंदी में वर्ड्स बोला हूँ सारा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर तुमको यहाँ पे कुछ डाउट दिक्कत लगता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट करो, ये तो सीधा मेरे अपने इंस्टा पे आओ, सीधा जम मारो, इंस्टा पे आके मेरे को @मेरा प्रोफेसर डालो, मेरा ID मिल जाएगा आप लोग को। वहाँ पे मैं तुम लोग ही का प्रोफेसर हूँ, मुझे भी पता है, तुम लोग भी याद रख लो मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तो तुम लोग आके मेरे को पट से मुझे क्या करो, DM करो, मैं तुमको सट से आंसर दूंगा कि तुम कट से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? तो इसी के साथ मेरा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। जो भी तुमको डाउट दिक्कत आती है फट से मुझे कमेंट करना, या तो मुझे DM करना, इंस्टा पे @मेरा प्रोफेसर मेरी ID है। अगर तुमको नीचे भी मैं देखो तुमका ID दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम का मैंने पूरा अपडेट कर दिया हूँ। और इसके अलावा साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखा जो तुमको आगे चल के काम आए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटक दिनिसी।